एक हॉस्टल था, 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते थे और रोज़ाना वहाँ पर नाश्ते में जो वहाँ का जो शेफ़ है वो बनाता था खिचड़ी। नाश्ते में खिचड़ी बनाता था। तो अब जब वो खिचड़ी बनाता था तो वहाँ पर रहने वाले 100 लोगों में से 20 ऐसे थे कि जिन्हें खिचड़ी बहुत पसंद थी और वो नाश्ते में बहुत इंजॉय करके उस खिचड़ी को खाते थे। लेकिन बाकी जो 80 थे वो कहते थे कि भाई ये क्या बात हुई, रोज़ाना हमें खिचड़ी दी जाती है, ये मुनासिब नहीं है, इसको तब्दील किया जाए इस मेन्यू को। वो जाते हैं वहाँ के वार्डन के पास और उसको अपना मुद्दा बयान करते हैं उसके सामने। वार्डन कहता है कि भाई 20 लोग हैं जिन्हें खिचड़ी पसंद है, रोज़ाना वो खिचड़ी खाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम 80 लोग हैं, हम चाहते हैं कि खिचड़ी ना हो, रोज़ाना मेन्यू चेंज होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए मेन्यू। तो उसने वार्डन ने कहा ठीक है भाई, इसका एक छोटा सा इलेक्शन करवा लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं मेन्यू, ताकि डिसाइड हो जाए कि अगर खिचड़ी नहीं तो क्या होगा। उन्होंने इलेक्शन करवाए। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो मैं आपके सामने जरूर पेश करता हूं। वो रिजल्ट क्या है देखिए, जो 20 लोग थे खिचड़ी खाने वाले, उन्होंने किसको वोट दिया? जो खिचड़ी को वोट दिया। उन सब ने कहा कि भाई खिचड़ी ही होनी चाहिए। उसके बाद 15 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वोट दिया हलवा पूरी को कि भाई हमें हलवा पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हमें सालन रोटी चाहिए रोज़ाना नाश्ते में, तो 15 तो ये हो गए। फिर उसके बाद 14 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया कि भाई हमें तो अंडा पराठा चाहिए नाश्ते में। फिर उसके बाद कोई 16 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि हम तो चाय पराठा खाने के शौकीन हैं, तो हमें चाय पराठा चाहिए। और उसके बाद कोई 18 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि भाई हमें तो वो ब्रेड, टोस्ट, मक्खन, इस तरह की चीज़ें चाहिए। ये 100 तलबा और तालिबात जो है वो उन्होंने अपना वोटिंग में हक के राय दही इस्तेमाल किया। तो नतीजा क्या आया होगा? कौन जीता? खिचड़ी वाले जीत गए। 20 लोग खिचड़ी वाले 20 लोग थे सबसे ज्यादा खिचड़ी वाले, और जो बाकी 80 लोग थे जिसमें से किसी ने हलवा पूरी, किसी ने सालन रोटी, किसी ने ब्रेड। अच्छा वैसे ना, वैसे बहुत अच्छे तरीके से आपने इलेक्शन को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में अगर वो 80 लोग इत्तेहाद कर लेते या उसमें से ज्यादातर लोग इत्तेहाद कर लेते तो खिचड़ी तब्दील हो सकती थी। और कोई एक आधी चीज अपनी चॉइस की जिसपे सबको रजामंदी हो कि भाई हाँ चलो ठीक है, अंडा पराठा नहीं तो चलो पूरी चने खा लेंगे, या इस तरह इस पे मुत्तफिक हो जाते तो मामलात उनके लिए बदल जाते। इलेक्शन में अगर वोटर्स मुत्तफिक नहीं होंगे, ज्यादातर वोटर मुत्तफिक नहीं होंगे, तो नतीजा सेम रहेगा। आप रोजाना खिचड़ी ही खाते रहेंगे भाई। अगर खिचड़ी नहीं खानी, मेन्यू बदलना है, तो बाहर निकलो, वोट डालो और वोट के जरिए खिचड़ी को तब्दील करो। यह है इलेक्शन मॉर्निंग। और ऐसा ही है। जी, तो ये खिचड़ी से बात शुरू हो चुकी है और अब देखते हैं कि अवाम की खिचड़ी बनती है या नहीं बनती है, क्या होगा। कल है बड़ा दिन और उस दिन हो जाएगा फैसला। कल के हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं आज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया है और अब जो है वो इंतखाबात, आज रेस्ट डे है लेकिन रेस्ट डे नहीं होगा। प्लानिंग होगी कि कल किस तरह वोटर्स को लेके आना है, अब कौन जीतेगा, किसकी होगी हार। जश्न की भी तो प्लानिंग होगी ना ज़ौक। जश्न की प्लानिंग आज से हो जाएगी। जश्न की प्लानिंग, एंजाइटी, ठंडे पसीने, मुझे नहीं लगता वक्त से पहले कोई करेगा। नहीं, बाद में करेगा ना। बाद की प्लानिंग आज कर रहे होंगे, लेकिन आज ये सोच रहे होंगे। लेकिन आज ये है कि मैक्सिमम लोग अपने आप को ये देख रहे होंगे कि हमने अपने वोटर्स को कैसे लाना है, असेसमेंट कर रहे होंगे, अपनी अब तक की देख रहे होंगे कि कौन कौन से लोग रह गए हैं जिनको कल शायद कायल करने के लिए, जिस तरह होता है ना कि कुछ लोगों को ईद की नमाज तक मनाना पड़ता है या किसी फंक्शन में इनवाइट करने के बाहर अगर आपने कन्विंसिंग की, जुर्माना है। कन्विंसिंग का टाइम खत्म हो गया। और 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। 12 करोड़ अब देखिए, आधे वोटर हैं। आप ये देखो, मुल्क में 50% के करीब मैक्सिमम जो है वो टर्नआउट रहता है इलेक्शन का। तो अगर 12 करोड़ है उसमें से आधे निकलेंगे तो 6 करोड़ वोट डालेंगे जाते हैं। तो इसका मतलब है 24 करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ निकलते हैं। तो भाई ज्यादा निकलो। और बाकी जो बाहर बैठे हैं उनका अपना रोना है एक कि हम तो कर ही नहीं कुछ सकते। अच्छा, एक और भी चीज है, वो फिर 6 करोड़ वाले जो है वो 24 का फैसला भी तो करेंगे जाके वोट डाल के, बाकी तो खुद नहीं कर रहे। यही तो खिचड़ी होगी, यही तो खिचड़ी होगी। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको मैं, तमाम लोगों की, अवाम उन्नास की मालूमात के लिए, अहम ऐलान। जी अहम ऐलान। देखें, हमारे इलेक्शन कब है? 8 फरवरी को। कल है। ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आज?
तारीख ये चेक करें, हम होमवर्क करके आएंगे नहीं। 8 फरवरी हफ्ते को 10 फरवरी को इलेक्शन है इंडोनेशिया में। सही है। ठीक है, और इंडोनेशिया में जो ज़ाहिर है लोग हैं वो तो वहाँ जाकर अपने पोलिंग बूथ में, स्टेशन में वोट डाल देंगे। पाकिस्तान में जो एम्बेसी है इंडोनेशिया की, वहाँ पर जो पाकिस्तान में रहते हैं इंडोनेशियन, वहाँ जाके वोट डालेंगे। ओके, सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ भाई। यानी हमारे यहाँ हम इतने डिजिटल नहीं हुए कि हम ऐसा ऐसे पहले हुआ करता था कि पाकिस्तान के लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे वो पाकिस्तान की कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में जो बाहर की दुनिया में उनके शहर में होती थी, वो वहां पर जाकर वोट डालते थे। ये मुझे याद है कि ये होता जब बाहर था। रहती थी ना, अब मैं उस वक्त नहीं थी जब कोई इलेक्शन हो रहा था, लेकिन ये है कि मुझे क्योंकि लोगों से पता चलता रहता था और पढ़ा भी मैंने है और कि पोस्टल ये वोट वहाँ भी पर हो होता सकता था। है। अगर आप पोस्टल वोट भी हो सकता है। तकरीबन 15-20 दिन वोट- पहले हो सकता था। अगर आप पोस्टल वोट करना चाहें तो अगर आप बिजी हैं, आप उसमें वजूहात लिखते हैं और वोट को पोस्ट कर देते हैं। ये तो पाकिस्तान में होता है। जैसे अगर कोई बंदा पहुंचता ऐसी है। नौकरी में मौजूद है तो वो पोस्टल वोट पोस्टल कर वोट। सकता है। तो लेकिन मैं ये कर लूँ फिर पोस्टल वोट। अब नहीं हो सकता। अब आपने ये कर इलेक्शन दिया, वाले बहुत दिन होगा देर- ना? पोस्ट नहीं, ये इलेक्शन से तकरीबन 15 दिन पहले होता है। 15 दिन पहले कैसे फैसला हो जाएगा? वो तो उम्मीदवार उठ नहीं, जाए, आप बैठ जाए, अपना मर जाए। वोट पोस्ट करते हैं, वो डाक के जरिए वहां जाता है और वो अपने पास उसको संभाल के सिगाए रास में रख लेते हैं और ये राज फिर इलेक्शन वाले तो दिन वो खोला जाता इलेक्शन है। में जिस उम्मीदवार को मैंने वोट डाला, अगर वो दस्तबरदार हो जाए फिर बस फिर आपको कहानी वोट खत्म। आया होगा। और क्या? यार ये तो गलत बात है यार, ऐसा ना फिर आपको खिचड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो तमाम अब सिक्योरिटी 3 लेयर्स के अंदर है। अच्छा। हम इसको जरा डिजाइन बता देते हैं अपने नाज़रीन को। थ्री लेयर के 3 टेयर्स इनको कहा जाता है। 3 लेयर्स हैं। पहले जो पुलिस वाले हैं वो ऑन द फ्रंट मौजूद हैं, उसके साथ रेंजर्स उनके बैकफ्रंट पे मौजूद हैं और दीगर सिक्योरिटी इदारे, और जो आर्मी है वो 3rd टियर के अंदर होती है। टॉप टियर जो होता है, मोस्ट सिक्योर उसके टियर है, अंदर बिल्कुल। ये होता है कि वो स्टैंड बाय पे होते हैं। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए जहां पर उनकी फौरन जरूरत पड़े तो फिर उनको कॉल किया जाता है और फिर वो मैदान में अच्छा, आते हैं। पुलिस तो जनरली हर जगह पर होती है, लेकिन मतलब बहुत सारे पुलिस वाले हमारे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत सारे शोहदा भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में पुलिस का एक अमूमी तासुर है। वो क्या है? दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई मसला हो तो पुलिस आती है तो लोग कहते हैं अब मसला सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान में पुलिस आती है, लोग कहते हैं अब मसला हो जाएगा। ये चक्कर अच्छा, है। लेकिन पुलिस के हवाले से एक चौथा टियर भी है, ट्रैफिक पुलिस। हाँ जी। उसके हवाले से भी मैं यहाँ पर अहम मालूमात नाजरीन को दे दूं। वो एक बड़ा खुशाइंद काम उन्होंने किया है और बड़ा, जिसको कहते हैं थॉटफुल होकर उन्होंने ये काम किया, फैसला किया है कि वो 8 फरवरी तक, अगर आज का पूरा दिन है, आपका चालान हो, इनका हो, मेरा हो या किसी भी शख्स का चालान हो, तो वो आईडी कार्ड पर चालान नहीं होगा। वो उससे आईडी कार्ड नहीं लेंगे। वो आज के दिन के लिए ये एक्सेप्शन बना ये रहे ना हैं। हो कि आप सब जो है ना वो इशारे तोड़ना शुरू कर दें। नहीं, मैं बताती हूँ, चालान फिर भी होगा। अच्छा, चालान फिर भी होगा, आईडी कार्ड नहीं लिया जाएगा उससे। उसकी जगह उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बुक, ये जो कागजात हैं, ये आप जमा करा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐलान ये कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि हम आईडी कार्ड जो है जिस पर आप वोट डालते हैं, उस कार्ड को हम आपसे नहीं लेंगे। और कल हमने बताया भी था कि आईडी कार्ड होना जरूरी है और आपके पास सिर्फ वाहिद ओरिजिनल आईडी कार्ड होना जरूरी है। अच्छा, पोलिंग पर बताएं। मैं बस कह रहा हूँ, सुन लो भाई, आईडी कार्ड ये सुन लें, क्योंकि ये ना हो कि आप अपने आईडी कार्ड ना लेके जाएं और फिर कहें कि आपको इलेक्शन नहीं डालने दिया भाई गया हमारे यहाँ और फिर बहुत आप कहें सारे- धांधली हुई। जी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना ने 2 टोक ऐलान कर दिया है और निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ है। इंतखाबात के लिए इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। अब जो वफाकी काबीना थी, जिनके बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि ये लंबे टेन्योर के लिए आए हैं, वो अब बड़े पुरुमीद होकर उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बस भाई बस। वो सब लोग जो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे, देखो हम इलेक्शन करा के वापस अच्छी अपने बात, घर को पॉजिटिव चले बात है हैं। भाई। और ये उन्होंने वो जिस काम के लिए उन्होंने आए थे, अपने- काम करवा अपने रहे वादे हैं, की लाज रखी। खुश असलूबी से उन्होंने वो अपना काम अच्छा, वैसे ये कर निगरान लिया। हुकूमत का टेन्योर जरा लंबा हुआ, बिल्कुल ठीक है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके और फिर ये टेन्योर चलता गया। बल्कि हमारे तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो अभी माशाल्लाह साल गुजार लिया वो तो उन्होंने। तकरीबन उन्होंने साल भी उनका गुजार काफी लिया लंबा और अब टाइम अगले टेन्योर में वो अब मोहसिन स्पीड जो हमें यहाँ पे नजर आई PCB वो में अब नजर आएगी। PCB में नजर आएगी। ये होगा भाई। अच्छा, उनसे उम्मीदें काफी हैं क्योंकि देखिए, पंजाब में उन्होंने काम देखिए, ये तो तय है अब इसके बाद के वो पीसीबी की तरफ रुख कर बैठे हैं और वो चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ नहीं जा रहे। एक ये भी चेमोगोइयां चल रही थी सियासी हलकों में कि शायद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक कैंडिडेट के तौर पर उभर सकते हैं पंजाब वजीर आला की, अगर हम बात करें उसकी हैसियत से। लेकिन अब चूंकि वो पीसीबी की तरफ मुड़ गए हैं तो वो सीएम हाउस नहीं जाते हुए नजर और आते। ये जितना भी सामान था, पाक फौज ने फ्लैग मार्च किया है कल के दिन जी। के अंदर। आज भी फ्लैग मार्च मार्चेस हो मुख्तलिफ रही शहरों के अंदर कर रहे हैं, जिसका कल मकसद मैंने भी एक देखी थी। अच्छा, मैंने चले, देखी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। अवैस और मैं तालियां बजाएंगे। सही भाई, वाह। शाबाश। अच्छा, फ्लैग मार्च भी अपने नाज़रीन को बता देते हैं क्या बता होता दे, है। बता दे, बिल्कुल बताएं, बता दे। फ्लैग मार्च ये होता है कि वो एक फुल फ्लैज किस्म की
अपनी तैयारी होती है जो दिखाना चाहते हैं। आप कहते हैं ड्रेस रिहर्सल। हाँ, ड्रेस रिहर्सल आप कहते हैं, जिसमें वो गाड़ियाँ, पुलिस वाले और दीगर सिक्योरिटी इदारे वो एक तरतीब के साथ मुख्तलिफ इलाकों से गुजारी जाती है। उनको बताया जाता है कि हम बिल्कुल तैयार हैं अमन अमान को कायम रखने के लिए। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। ये गाना बहुत मशहूर और बहुत मकबूल हुआ था भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी अच्छी ट्यून थी इस गाने की, जबरदस्त गाना बनाया था इन्होंने। और ये जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कल आपने बताई भी थी, आज फिर जो है हम इसको अपने नाज़रीन तक पहुंचा देते हैं। ये इलेक्शन के हवाले से कुछ खबरें थी, तो हम इलेक्शन के हवाले से खबरों को तो हमने कवर कर लिया। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनसे हम चाहेंगे कि बात कर लें, और अगर उनसे हमारा राब्ता है, हमारे प्रोड्यूसर से हम पूछ लेते हैं, तो उससे ये होगा कि वो जो हम चूंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आजकल तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स का दौर है ना भाई, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इन्फ्लुएंसर एक अलग वो है कैटेगरी है सोशल मीडिया की, और एक है जी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सेलिब्रिटीज हैं जिनको आप टेलीविजन पर देखते हैं, ड्रामास में, फिल्मों में देखते हैं, वो आज हमारे साथ कुछ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई वोट देने के हवाले से वो आवाम को किस तरह मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मकसद मोटिवेट करना ही है। और पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि सेलिब्रिटीज की कुछ की वीडियोस आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक अच्छा ट्रेंड वो अपनी ट्वीट्स कर रहे थे और वो वीडियोस लगा रहे थे, और वो यही अर्ज कर रहे थे लोगों को, वो यही इसी तरफ राग़िब कर रहे थे कि आप लोगों ने वोट जरूर डालना है। तो और ये हम भी बल्कि अपने नाज़रीन को, आपने भी कल कहा, आप अपने प्रोग्राम्स में कहते रहे, हम भी कहते रहते हैं, सेलिब्रिटी है भाई, ये कहेंगे मानेंगे लोग यार। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल आपने देखा कि हमारे सोशल मीडिया ने उस नारे पे बड़ा फोकस किया कि शिफा तेरे जानिसार, 2-4 देखो 2-4 हम हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर लो, मेरी गारंटी है शिफा, आप इलेक्शन में खड़े होंगे, वोट मेरा आपकी तरफ होगा, ठीक है ना? तो ये 2-4 तो मैं ले जाऊंगा कि भाई शिफा को, बाद में फिर आप जब वजीर या वजीर आजम या वगैरह जो भी बन जाऊंगी, फिर परमिट वगैरह आपने देना है मुझे, जो भी शुगर परमिट आपसे चाहिए होगा एक, मुझे नहीं, मैं तो आपको काबीना में शामिल कर लेती है, मतलब शुगर परमिट वर्मिट, फिर आप कहानियां वो खुद करें, तो काबीना किसी और को दे भाई, मैं असल काम करने पे आऊंगा। ये वो वाला रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि कम भी पा दे हो तो पता भी ना लगे कि किसने किया है। चले जी। अच्छा हमारे साथ हैं जी खालिद अनम साहब, पाकिस्तान के बिल्कुल मारूफ अदाकार मौसीकार खालिद अनम साहब, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल वोट करेंगे, और हम सबको वोट करना चाहिए। हमारा ये कौमी फरीज़ा है कि हम जाएं, अपना वोट कास्ट करें, अपने पसंद के जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको चुनें। बिल्कुल वोट तो डालना ज़रूरी है, मैं भी डालूंगा, और उन्हें कि आप भी डालिए भाई, वोट तो डालना जरूरी है भाई, ये बात तो उन्होंने कह दी। हम भी डालेंगे बिल्कुल, बाकायदा वोट अच्छा डालेंगे। ये बताएं खालिद साहब, जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे वो ये कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी आप ज़रा मोटिवेट कीजिए, बताइए कि भाई वोट डालना क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें 8 फरवरी को निकलना चाहिए? वोट डालना इसलिए भी ज़रूरी, जैसे मैंने कहा कि कौमी फरीज़ा है, डालना चाहिए। हर जमहूरी हुकूमत में दुनिया में जहाँ भी हो, आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी पसंद के, अपनी अक्ल के मुताबिक अपने पसंद के नुमाइंदे को चुनें, ताकि वो आपके ही लिए, आपकी भलाई के लिए काम करे। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि फिर वोट डालने से एक हुज्जत तमाम हो जाती है। फिर अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आप गिला नहीं कर सकते, फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे देखिए फ़लाना आ गया और उसने काम नहीं किया। अगर हम आपसे पूछे आपने वोट डाला, आप कहें मैंने तो नहीं डाला, तो फिर आपका कसूर है। सो अगर आप उसमें शामिल नहीं होते, अपना काम तो कीजिए, है ना? वोट ज़रूर डालिएगा। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, हर इलेक्शन में आपको शामिल होना पड़ेगा, और बदतहज़ीबी ना करें, बदतमीज़ी ना करें, गाल गलोच ना करें, खामोशी से जाइए। रश होगा, लोग होंगे, गर्मी भी शायद लगे आपको, मौसम भी आप शिकायत करेंगे, लेकिन ये तो एक कौमी फरीज़ा है जो आपको हर हाल करना है। फ़ायदे बड़े होते हैं इसके, शामिल ज़रूर हो, क्योंकि आपने आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम देना है, दुनिया को भी पैगाम देना है कि आपका मुल्क जमहूरियत की तरफ रवां दवा है। कहते हैं कि सिफर जमहूरियत से लूली लंगड़ी जमहूरियत बेहतर होती है। जमहूरियत अगर ख़राब है, उसका इलाज मज़ीद जमहूरियत होता है ना? तो बिल्कुल आइए, आगे आइए, अपना कौमी फरीज़ा पूरा कीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है, बिल्कुल बहुत सही है। शुक्रिया जी, बहुत और शुक्रिया। बड़ी एक सवाल अहम- हमारे एक मेरा सवाल है और भी, हाँ। क्योंकि अभी देखें इलेक्शंस तो हो जाएंगे इंशाल्लाह और पूरी उम्मीद है कि आवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी, तरीके से तमीज़ तहजीब ये इन्होंने बड़ी में अहम वोट बात की, भाई डालेंगे बदतहजीबी ना करें। और वोट डालेंगे और वो वोटिंग का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा, रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद फिर एक और अहम मरहला है गवर्नमेंट के बनने का। और गवर्नमेंट हमेशा मंशूरों के साथ आती है, किसी पार्टी का कोई मंशूर होता है, किसी का कोई होता है। खालिद साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी राय के मुताबिक हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बहुत नागुज़ीर अमल हो गया है पाकिस्तान के लिए, जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे, जो भी आएंगे? ये जो सवाल है कि आने वाली हुकूमत क्या करे, ये तो बहुत तफसील तलब सवाल है, लेकिन बहुत चीदा मैं ये जो मेरी अपनी नाक़िस राय समझ लें या मेरा ज़ाती राय समझ लें, वो ये है कि वसाइल हमारे पास बड़े महदूद हैं और होते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जा रही, जिससे ये हो रहा है कि हमारा जिसे कहते हैं कि एक रोटी जो 2 लोग मिल के खा सकते थे अब वो 10 लोगों में बंटती है, तो किसी का पेट नहीं भरता। जब वसाइल कम हो जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं, भूख जो है उसका कोई दीन मज़हब नहीं होता, भूख की कोई सियासत नहीं होती, वो फिर इंतशार की शक्ल में बाहर आता है। फिर जाहिर सी बात है कब तक सब्र करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी, एक तो ये कि उसको पूरा मौका दिया जाए कि वो बैठ के काम करे। जो हिज़्ब मुखालिफ है वो अपना काम करे, अपोजिशन बेंचेस पर बैठे और एक यकसुई से एक नुक्ता आप नहीं होना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज़ पर ज़रूर एतराज़ करें, लेकिन एक नुक्ता ये हो कि आवाम की भलाई किस में है, आवाम की भलाई का सोचें, पॉपुलेशन कंट्रोल करें, तालीम को आम करें, सेहत को आम करें, पानी सबको बराबर पीने का मिले, आवाम की भलाई। आप अपनी प्राडो ना बनाएं, आप अपने बंगले ना बनाएं, आप अपने बैंक बैलेंसेस ना बनाएं, आप अपने मुल्क से बाहर जायदादें ना बनाएं। खुदा के वास्ते इतना आपने बना लिया है कि आपकी अब बस कर दें, डर लगता नहीं है आपको। अल्लाह तो कहता है कि जो जमा करके रखा हुआ वो गर्म करके चिपका दूंगा जिसमें से। तो सबको खौफ करना चाहिए खुदा का, गरीबों का सोचें, बेईमानी कैसे बंद हो, इदारों को मजबूत करें, ईमानदारी से मजबूत करें। और बस बहुत खा लिया, बदहज़मी हुई हुई आप सबको, समझे आप। और इस बदहज़मी का नतीजा है जो आप ये हज़ियान बकरे और बेकार की चीज़ें हो रही हैं। भूखे रहेंगे तो भूखे की गरीब का एहसास होगा। आपकी बिजली कटेगी तो आपको एहसास होगा कि जब गर्मियों में लाइट जाती है तो क्या होता है। आपके पानी जब नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा कि प्यास क्या होती है। बिल्कुल। सो बस मैं आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस हु आर फाइटिंग दिस इलेक्शन, और मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानी मिलके इस इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लें। देखा जाएगा जो होगा, अल्लाह मालिक है ना। पाकिस्तान अल्लाह मालिक, बिल्कुल सही। हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, 8 फरवरी को निकलना है और वोट देना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। खालिद अनम साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेजेंड्स पाकिस्तान के जिनको हम कहें। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे साथ हिना ख्वाजा बयाद साहिबा भी मौजूद है, अनदर वेरी फाइन एक्ट्रेस। तो हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और बस सिर्फ पहला सवाल तो बहुत छोटा सा ही है कि भाई वोट डालेंगी? मैं बिल्कुल वोट डालने जाऊंगी, बल्कि हम सब का फर्ज है बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी कि हम वोट देने के लिए। सही है। ये भी ज़रूर बताइए हिना साहिबा, हम आज आर्टिस्ट की आवाज़ आवाम तक पहुंचा रहे हैं और हम हर आर्टिस्ट से जिससे भी हम शो पे ले रहे हैं उनसे ये पूछ रहे हैं कि आवाम को ये समझाएं कि वोट क्यों डालना चाहिए। आप भी बताएं। हमारा हक है, हमारा फ़र्ज है, हमारी बका के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। आगे बढ़ें, 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलें, सोच समझकर ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेकर आएं जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सामान करेंगे, जो अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचते, मुल्क और कौम की सोचते हैं। ऐसे लोगों को आगे लाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें संवर सकें। निकलें पाकिस्तान की खातिर। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं चाहूँगा आपसे भी यही बात पूछूंगा मैं
कि जो भी हुकूमत आए उसको क्या अहम तरीन काम करने चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। इस इलेक्शन के बाद जो भी इक़्तिदार में आए उन्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, या कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने ज़ाती मुफादात से आगे निकलना होगा, कौम के बारे में सोचना होगा, मुल्क के बारे में सोचना होगा, आने वाली नस्लों के बारे में सोचना होगा। अगर पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो अपने बारे में सोचना छोड़ दें, कौम के फ़ायदे की बात सोचें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम हिना ख्वाजा बयात साहिबा का कि उन्होंने वक्त निकाला। बड़ी अहम बात की उन्होंने, अपने फ़ायदे के बारे में बात करना छोड़ें, कौम के फ़ायदे की बात करें। तो जो कौम का फ़ायदा है यही इस इलेक्शन का पेश नज़र है, और हमारा वोट डालने का जो मकसद है वो भी यही है कि जी आप लोग जो है वो बिल्कुल बस वोट डालें और उन लोगों को चुने जो कौम का फ़ायदा सोच रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। चढ़कर हिस्सा ले। ये पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा लीडर को चुने और वो हुक्मरानी करे और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करें। लिहाजा 8 फरवरी को निकलें और अपने पसंदीदा लीडर को वोट डालें, सही पार्टी को वोट डालें, ताकि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो सके। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। हम बात करते हैं कि इलेक्शंस या वोटिंग का अमल किस किस को फ़ायदा पहुंचाता है। वैसे तो पूरी कौम को फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन फिर कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे यूथ के लिए इक़दामात, बच्चों के लिए इक़दामात, कौम को फ़ायदा पहुंचाता है। पूछ रहा हूँ मैं सीरियस बात कर लूँ ज़रा। अच्छा ठीक है, सही। इतने सीरियस अमल को भी कोई अगर मजाक बनाए ना नाजरीन, तो उनको आप कंडेम करें। अच्छा, आप कहीं कौम के साथ मजाक ना करें। आप ये दिन 5 साल में एक दफ़ा आता है, दोबारा नहीं आता। लेकिन जो बात मैं करी थी वो ये थी कि ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के लिए कौन से काम ऐसे हैं जो करने चाहिए, इस पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनवाई अपनी टीम से और हमने भेज दिया मार्केट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में और तलबा और ख़वातीन के पास बेसिकली कैमरे को और 50% हमारी आबादी का हिस्सा जो है वो ख़वातीन जी, और 46% या 46%, लाहौर में हूँ ना मैं, 46% जो है वो हमारे वोटर्स को अगर हम डिवाइड करें तो मेरा ख्याल है कि 46% अप्रॉक्सीमेटली ख़वातीन वोटर्स हैं। अब जब इनके हुकूक की बात होगी, इनके लिए करने वाले कामों की बात होगी, तो वो सबसे अहम ये होगा कि आप उनसे पूछें कि ख़वातीन चाहती क्या है, कि जो भी नई हुकूमत आए वो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर क्या इक़दाम करें। तो ये हमने पूछा ख़वातीन से। अब ख़वातीन ने क्या जवाब दिए ज़रा देख लेते हैं। कवानीन तो बहुत है ख़वातीन के लिए, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जो गर्ल्स हैं उनके लिए को की एजुकेशन है वो तलीम खत्म कर दी। देयर आर केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, देयर आर रेप केसेस। एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए सारी औरतों के लिए। स्पोर्ट्स के मामले में भी उनको अकेडमीज बनानी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो सेकंड वर्स्ट कंट्रीज में से आता है वुमेन के हवाले से। वुमेन को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। द थिंग्स दैट आई वांट टू डिमांड फ्रॉम द कमिंग गवर्नमेंट इज प्राइमरीली सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, बिकॉज वी सी कि पब्लिक स्पेसेस में वुमेन की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है या फिर वो उनकी सिक्योरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। सो देयर आर केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, देयर आर रेप केसेस, ये सब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आने वाली हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट है कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए को की एजुकेशन है वो तलीम ख़त्म कर दें, क्योंकि बॉयज़ के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती और जो बच्चे तलीम हासिल करना चाहते हैं वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ीस माफ़ कर दी जाए। अब हम घर से निकल रहे हैं, हम कोई ट्रांसपोर्ट कोई सफ़र वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह की सहूलियात चाहिए कि हम सेफ फील करें। आपका तालीमी निज़ाम बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं। लाइक लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं अर्बन में पढ़ने के लिए। तो मतलब सबसे पहले तो आप रूरल से लेकर अर्बन तक हर जगह जो है वो तालीमी निज़ाम आपका सही करें। ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। एज ए स्टूडेंट भी हमें ये होता है कि हम लोग कहाँ अप्लाई करें कहाँ ना करें। इस्लामाबाद के शहर में भी होते हुए तो यही है कि कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़
मुहैया की जाएं जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबली काम कर सकें। अगर वो किसी हरासमेंट के केस को या किसी भी केस को जो वो रिपोर्ट कराना चाहती हैं तो सरकारी इदारों में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी ईज़ के लिए कि वो वहाँ पर जा सकें, चीज़ें रिपोर्ट कर सकें। जब तक हम ख़वातीन के लिए तालीम का बंदोबस्त बेहतर नहीं करेंगे, हर गाँव में हर कस्बे में स्कूल नहीं बनाएंगे और जो कवानीन बनाए हैं उनको अप्लाई भी किया जाए। कवानीन तो बहुत है ख़वातीन के लिए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। औरतों के लिए मौके फराहम किए जाएँ कि वो बाहर निकलें, अपने रोज़गार निकालें अपने लिए। इस्लामाबाद में भी होते हुए कभी कभार हमें अनसेफ या अनसिक्योर फील होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को कोई इस किस्म के काम करें कि वो हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए सारी औरतों के लिए, क्योंकि मैंने जब मैं लियारी गई तो वहाँ औरतों के पास पैसे ही नहीं है पढ़ने के लिए, वो बेचारी पढ़ नहीं सकती, वो सारा टाइम अपना स्पोर्ट्स में दे देती हैं। पाकिस्तान जो है वो सेकंड वर्स्ट कंट्रीज़ में से आता है वुमेन के हवाले से। तो यहाँ पे एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और बहुत सदियों से चल रहा है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर एजुकेशन सिस्टम में देखें तो लिटरेसी रेट लड़कियों का बहुत कम है। वैसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि हुकूमत कुछ भी करे, लेकिन अगर करना चाहिए तो हमारी एजुकेशन, हमारे हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों पे इनको लाजमी ध्यान देना चाहिए। ये थी ख़वातीन की आवाज़। और क्या कह रही थी जी, अगर हम मेजर पॉइंटर्स इनके देख लें, सोशल सिक्योरिटी ख़वातीन को चाहिए, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, ये मोटा मोटा लुबाब जो मुझे समझ में आया वो ये था। बिल्कुल, मतलब बुनियादी चीज़ें यही हैं कि आगे आने का रास्ता, आगे आने का रास्ता दें, तरक्की का रास्ता दें। अगर ख़वातीन तरक्की नहीं करेंगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये बात तय है। अच्छा, अब इन्हीं ख़वातीन की आवाज़ से मुंसलिक करते हैं एक और ख़ातून को, और ये एक ऐसी पाकिस्तानी ख़ातून है जिनका नाम अभी ताज़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। सुर्खियाँ बनी हैं इनकी। और वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो इम्तिहान होता है वो पास करना वैसे ही एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट खातून है जी, दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट खातून जिनका ताल्लुक है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान से। हुरिया बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। हुरिया बतूल से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो हुरिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। भाई हमारे शो में हैं तो खुश ही होंगी, और हम ज़्यादा खुश हैं बल्कि, क्योंकि आप हमारे शो में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2016 में आपने ये इम्तिहान पास किया और 19 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, ये कैसे हुआ? अच्छा, ये ऐसे हुआ कि क्योंकि अभी अच्छा लोग समझते हैं कि मैं शायद अभी 19 साल की हूँ, तो जस्ट इसको मैं एक क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने 2016 में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की थी। फाइनल अटेम्प्ट मेरी 2016 में थी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो टाइटल है वो मुझे लास्ट मंथ इन जनवरी मिला है। मेरी ये जो सफ़र है इसका आगाज़ इस तरह कुछ हुआ कि जब मैंने अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया, मार्च में मेरे 7th कंप्लीट हुआ था, मैं 12 साल की थी मेरी उम्र। तो उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि हमने कैम्ब्रिज फॉलो करना था, ओ लेवल्स करना था, क्योंकि मेरे फादर पढ़ाते थे ओ लेवल्स को। तो उन्होंने सोचा कि हम ना स्कूल की बजाय हमें करते कि हम ना प्राइवेटली अपीयर करवा देते हैं। तो मैं मार्च में मैंने जब 7th क्लियर किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने ओ लेवल्स के एग्जाम्स दे दिए। तो बाय 13 मैं अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर चुकी थी, जो कि अमूमन विच इज इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। और 13 साल की उम्र में 11th ग्रेड आपने कर लिया। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आप कैसे इतनी थी? हाँ, प्राइवेट मतलब नहीं, मतलब कि किस तरह से? जाहिर है एक बच्चे की एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लेवल ऑफ जिसको हम कहते हैं कि उसकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें। जाहिर है जो चीज़ें हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो 5th में या 6th में नहीं पढ़ सकते, वो 10th में ही पढ़ने वाला है। तो आप किस तरह से अपने टाइम से पहले ये पढ़ लेती थी? ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ जब मैंने उसके बाद जो ओ लेवल्स के मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले कभी सुने भी नहीं होते स्कूल लाइफ में। तो वो एकदम से जब मैंने, और बिकॉज़ मैं प्राइवेटली करी थी तो मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं कर रही थी। तो जब मैंने वो बुक्स पहली दफ़ा देखी तो एक दफ़ा तो पहले मेरे भी होश उड़ गए कि ये क्या है। लेकिन मेरा अपना जब मैंने पढ़ना शुरू किया उन सब्जेक्ट्स को,
तो मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो इतना अच्छा वेल डिज़ाइन करिकुलम था उनका, व्हिच आई थिंक कि पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए अपना करिकुलम। अभी मैं जो सुन भी रही थी डॉक्यूमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमें जो अपना करिकुलम है, आई थिंक वी शुड टेक मोटिवेशन, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि उनका इतना अच्छा डिज़ाइन था कि मैं ऑल्दो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, लेकिन वो मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करना काफ़ी आसान था फ्रॉम दोज़ बुक्स। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता, इसलिए मुझे एफर्ट्स जो थी वो ज़्यादा पुट इन करनी पड़ बिल्कुल रही ठीक थी, है, बिल्कुल सही। ताकि मैं उस लेवल का जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल मैच कर ठीक है, सकूँ। अब 13 साल की उम्र तो में आपने उसके ओ लिए फिर लेवल्स कर मैं लिया, यूट्यूब उसके के ऊपर बाद काफ़ी कहानी रेफर। कैसे आगे बढ़ती है? अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने ए लेवल्स अपना व्हेन आई वाज़ 14, तो वो भी 2 साल की जो एजुकेशन थी वो मैंने 1 साल में कर ली थी। तो माशाल्लाह। बाय 14 मैं अपना ए लेवल्स कंप्लीट कर चुकी, तो मैंने सीए स्टार्ट कर दिया अपना। वाह, सही वाह, है। वाह, वाह! तो और अब हाउ डिफिकल्ट वाज और सीए? हमने तो सुना है लोग हाँ, बहुत रोते हैं। 2012 मेरी पहली अटेम्प्ट थी सीए की। सॉरी? हमने सुना है लोग बहुत रोते हैं सीए करते हुए, हर बंदा नहीं ऑप्ट करता सीए के लिए। तो कितना मुश्किल था सीए? सीए करना मुश्किल था, नो डाउट, बट आई थिंक कि वो ज़्यादा मुश्किल शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि कहीं और उनको कहीं और जहाँ मेरिट के ऊपर नहीं आ रहे होते ना, इसलिए वो इधर एंट्री जो है ना थोड़ी क्योंकि आसान है, सीए में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए आ जाते हैं कि हम सीए कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और नहीं करना तो चलो सीए कर लेंगे। तो इसलिए आई थिंक फेलियर रेशियो इधर बढ़ जाता है, लेकिन जिनको मैंने देखा है ना कि जो अपने पैशन से, जो अपने इंटरेस्ट से आते हैं सीए में, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वो नहीं कर पाता। अच्छा, सही है। तो अब अगर फॉर्मूला हम आपसे पूछें या शेड्यूल आपसे पूछें, अगर किसी स्टूडेंट को आपका तरीका इख्तियार करना हो और जल्द यंग एज में सीए करना हो, क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका इख्तियार करे वो? अच्छा, यंग एज में करने के लिए मैं कभी भी लोगों को मैं खुद सजेस्ट नहीं करती, बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पेस। अगर आप समझते हैं कि आप अपने पेस में ठीक चल रहे हैं तो देन इट्स ओके कि आप उसको रखना चाहिए, आपको अपनी पेस पे रहना चाहिए। मैं अपनी सिस्टर्स को या इवन अपने रिलेटिव्स में या किसी भी को भी मैं सजेस्ट नहीं करती कि हाँ, जल्दी कर लो। आप अपनी पेस फ़ॉलो करो, बट हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस फ़ील्ड को आपने चूज़ किया है, क्या उसमें आप प्रॉपर्ली फिट इन हो रहे हो या नहीं हो रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो काउंसलिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर नहीं हो रही तो सेल्फ काउंसलिंग करें, जो कि मैंने की अपने फादर की मदद से मैंने काउंसलिंग की अपनी, और देन आई डिसाइडेड कि हाँ, दिस इज़ द फील्ड दैट आई चूज़ फॉर माय सेल्फ। तो अच्छा, दैट इज़ वेरी आपके इंपॉर्टेंट। घर में यंग फिर एज ये में तो नहीं करना, होता वेट करना, दैट्स नॉट। कि आपने जैसे कहा काउंसलिंग ली अपने फादर से, जो है वो सारा ज़्यादा आपने गाइडेंस ली और सारी चीज़ें उन्होंने मोटिवेट की, आपके बाकी भाई बहनों को फिर आपके वालिदैन जो हैं वो तो नहीं कहते ये देखो इसने तो कर लिया, तुम ना कर सके, या तुम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा भी तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, सो वन इज़ ऑलरेडी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अरे जो थर्ड माशाल्लाह। वन है वो भी कर रही है। वो अपनी पेस पे कर रही है, उनका एज़ सच गोल नहीं था कि हाँ, हमने इसी उम्र में करना है जिस उम्र में मैंने किया, लेकिन वो अपनी पेस पे कर रही हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दे आर गोइंग गुड, फाइन। सही, खानदानी तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप लोग हैं सारे। फिर अपनी फर्म भी वालिद होगी, साहब भी। जाहिर है आने वाले वक्तों में अपनी फर्म हो जाएगी, सब उधर ही एकोमोडेट भी हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, लेट्स सी। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो बात आपने शुरू में की कि मैंने ओ लेवल्स जो है वो प्राइवेटली किया, अब हमारे यहाँ पर स्कूल्स का एक सिलसिला है जो कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स और फिर उसके ट्यूशन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके लवाजमात होते हैं। तो अगर आपसे मशवरा लिया जाए तो आप किसको बेहतर समझती हैं कि स्टूडेंट्स खुद कर लें ओ लेवल्स, ए लेवल्स, स्कूल के बगैर किया जा सकता है, ज़्यादा बेहतर है वो, या स्कूल वाली जो एक दौड़ है उसका हम हिस्सा रहें? अच्छा, आई थिंक इसके लिए ओ लेवल्स, ए लेवल्स या किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में आपको गाइडेंस तो जो है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी मर्ज़ी है कि आइदर यू आर गेटिंग दैट गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स या यू आर सीकिंग इट फ्रॉम समवन एल्स। मेरा ये था कि बिकॉज़ मैंने पार्शियली टीचर्स से ली, बिकॉज़ माय फादर वाज़ अ टीचर, हिज फ्रेंड्स वर टीचर्स, तो मैंने गाइडेंस उनसे ज़रूर ली, बट जैसा मैंने मेंशन किया बिकॉज़ मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मैं फिर इंटरनेशनल बॉडी से या कहीं यूट्यूब चैनल से, इंटरनेशनल मेंटोर्स से, उनसे मैं गाइडेंस लेती रहती थी। बिकॉज़ अब डिजिटल वर्ल्ड है, आपके पास सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो मैं उधर से गाइडेंस ले रही होती थी। बट देन अगेन दिस इज़ समथिंग कि आपको एडिशनल एफर्ट जो है वो पुट इन करनी पड़ती है। सही है। सो आई थिंक दिस इज़ ये पर्सनल चॉइस कि आइदर आप खुद वो एफर्ट जो है पुट इन करना चाहते हैं या आप वो टीचर्स जो हैं, आप स्कूल जाएँ और वो टीचर से वो गाइडेंस ले लें। सो आई थिंक
दोनों बोथ वेज आर ऑल राइट। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं दैट्स गुड, अगर आप स्कूल के थ्रू करना चाहते हैं दैट्स गुड टू। क्या सबसे मुश्किल चीज है इस पूरे प्रोसेस में, जहां पर आपने पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए चुनी है, आपके सफर में भी और जनरली भी आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको अंदाजा होगा कि क्या मोटिवेशन के मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स में, या क्या चीज़ ऐसी होती है जो उन्हें अपना टारगेट अचीव करने से रोकती है? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन ब्रेक करती है ना दैट्स फेलियर। इवन लोग मुझे समझते हैं कि अच्छा, आई वाज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड, तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत एवरेज चाइल्ड थी और ड्यूरिंग सीए भी मेरे 2 पेपर्स भी फेल हुए थे। और आई थिंक कि वही एक रीज़न होती है जिसकी वज़ह से हम जो है ना वो मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं सीए में स्टूडेंट्स के, नहीं फेल हो गए हैं ना, अब नहीं करना है या छोड़ देते हैं। बट आई हैड अ क्लियर गोल इन माय माइंड कि नहीं, आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे एक लीडरशिप रोल में आना है, आई हैव टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मेरे कुछ गोल्स हैं। तो व्हेन यू हैव द क्लियर गोल इन योर माइंड, आई थिंक कि वो फेलियर्स जो होते हैं ना, वो आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं कि हमने नेक्स्ट टाइम जब अपीयर होना है तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। भी इसी चीज़ ने मोटिवेट किया था। तो आई थिंक फेलियर्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसी को हमने ओवरकम करना है। तो दिस इज़ समथिंग के जो आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू कोप अप विद। आप भी फेल हुई थी? हाँ, 2 कह रही हैं वो। हुरिया, आप भी फेल हुई थी ना? हुरिया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे। आप भी फेल हुई थी? मैं फेल हुई थी, मैं 2 दफ़ा फेल हुई थी। हाँ, वो जो कहते हैं ना, गिरते ही हैं शहसवार मैदान जंग में, तो शहसवार होना चाहिए। वो गिरेगा भी लेकिन गिरकर उठेगा भी। फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हुरिया बतूल हमारे साथ मौजूद थी, दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ अब एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं एआई की एंड यूज़ ऑफ एआई इन जनरल इलेक्शंस। पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या दुनिया में किसी और मुल्क के इलेक्शन हों, एक डैशबोर्ड ऐसा आया है जो कि एआई की मदद से आप तक सारा डेटा पहुंचाता है और वोटर्स को वो सारी मालूमात देता है, उनके कैंडिडेट्स के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बयानियाँ बना रही हैं उसके हवाले से, नैरेटिव्स जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, या इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आजकल बहुत ट्वीट हो रही है, या किसी और जमात के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात करें, ये सारे ट्रेंड्स वो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद भी स्टडी कर सकती हैं और वोटर को भी चाहिए कि वो स्टडी करे। तो ये एक ऐसा एआई डैशबोर्ड सामने आया है और इसके फाउंडर से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हुसैन नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुसैन नदीम खुद भी एक स्ट्रैटकॉम एक्सपर्ट या जिसको हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ भी ये मुंसलिक रहे हैं ओवर द ईयर। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम शिफा, शुक्रिया बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस डैशबोर्ड का थोड़ा सा बताएं हमें, जो एआई डैशबोर्ड आप लोगों ने बनाया है और इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। थैंक यू। सो हमने जो है ना कुछ अर्सा पहले डिसाइड ये किया था कि बुनियादी तौर पर हमें एक ऐसी कोई मशीन बनानी है जो कि 2 चीज़ें हल कर सके इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेमोक्रेसी या सोसाइटी में। पहला मसला जो है वो है आपका डेटा एक्सप्लोजन का। पिछले 10 साल में सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो चुकी है कि इस वक्त 1 मिनट में आपकी अबाउट 1 मिलियन सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं सिर्फ फेसबुक पे, 350,000 पोस्ट ट्वीट होते हैं आपके ट्विटर पे, और 67,000 इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स शेयर होती है सिर्फ 1 मिनट में। और अभी टिकटॉक को मैंने हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल ग्लोबल, और पाकिस्तान लेट्स से 1% भी कर ले तो लाखों के हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर आपकी डेटा शेयर होती है। अब प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि जब इतनी ज़्यादा आपकी डेटा आ रही हो तो एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है उसको अब्जॉर्ब करने की या अंडरस्टैंड करने की, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई भी हॉस्टाइल एक्टर हो या जो मैनिपुलेट करना चाहता हो किसी भी इंसान को या पॉपुलेशन को, वो उस ह्यूमन ब्रेन की वीकनेस के ऊपर प्ले करके आपको मुख्तसर तौर पे एक खास डेटा बार बार दिखा के आपको मैनिपुलेट कर, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि जी मेरा इंतखाबी निशान ये है। अब समझें कि मैं जो है उन एक हॉस्टाइल एक्टर हूँ या मैं उनका अपोनेंट हूँ,
मैं अब्दुल गफूर साहब के नाम से, उनके फैन फॉलोइंग के नाम से 100-200 अकाउंट बना सकता हूँ सोशल मीडिया पे, और उसके थ्रू जो है डिसइंफॉर्मेशन फैला सकता हूँ कि अब्दुल गफूर का जो सिंबल है पार्टी का वो एक्स नहीं तो वाई है, और वो ऐसे लगेगी जैसे वो रियल इन्फॉर्मेशन है, मगर वो इन्फॉर्मेशन रियल नहीं होगी। मैं उनके खिलाफ झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं उनके खिलाफ उनके कई नैरेटिव्स ऐसे चला सकता हूँ जो उन्होंने बात भी नहीं की होगी। सो हमारा जो टूल है वो बुनियादी तौर पर एक मसले को हल करता है। वो सबसे बड़ा मेंटल इशू है इस वक्त दुनिया में, कि हम एआई के थ्रू लोगों को अवेलेबल कर रहे हैं एबिलिटी टू एनालाइज एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो हमारे टूल में आप जाके किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लिखें, पूरी जितनी डेटा इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे, लेट्स से नवाज शरीफ साहब के नाम पे या जरदारी साहब के नाम को, आप बस यहाँ पे क्लिक करना है, और जो डेटा चल रही है रियल टाइम में उस वक्त हजारों ट्वीट्स हैं, उसको एआई जो है वो आपको असिस्टेंट के तौर पर बन के एनालाइज करके उसकी ब्रेक डाउन करेगा कि नवाज शरीफ के बारे में ये अच्छी बात हो रही है, ये बुरी बात हो रही है, इस बारे में बात हो रही है और ये लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत पावरफुल टूल है जो कि एक आम आदमी को जो है वो पूरा एक लैंडस्केप प्रेजेंट कर देगा विद एआई। अदरवाइज वो ह्यूमन जो है वो किसी कैपेसिटी नहीं है करने की। और दूसरी चीज जो ये फंडामेंटल सॉल्व करती है वो करती है एल्गोरिथमिक बायस, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वो ये है कि जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, ट्विटर या इंस्टाग्राम, तो जो डेटा कंपनीज हैं, ये सोशल मीडिया कंपनीज, उनको आपका बिहेवियर पता लग जाता है। सो अगर आप बार बार एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के चीजें लाइक कर रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि आपका बायस यहाँ पे, तो आपको उसी पॉलिटिशियन की चीजें बार बार दिखा के एक इको चैम्बर बना देंगे आपका, कि आपको लगेगा कि दुनिया में उस पॉलिटिशियन के अलावा किसी और की सपोर्ट ही नहीं है। ये इको चैम्बर्स तोड़ने के लिए जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या करती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया हुआ है हमने। वो आप समझे किसी भी पॉलिटिशियन पे चले जाए, बिलावल भुट्टो को ले लें, मरियम नवाज को ले लें, जब आप उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जो भी अच्छी बुरी सही गलत जैसी भी बातचीत है वो आपके सामने बड़े आसानी से वन पैराग्राफ में पैकेज होके आ जाएगी। और इसके पीछे जो बैक एंड पे है वो लाखों ट्वीट्स, सोशल मीडिया के पोस्ट, पिक्चर्स जो भी है वो प्रोसेस होके आपके पास आ रही है। तो बेसिकली ये डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है और वो उसकी समरी एक तरीके से हमारे सामने पेश कर देगा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। समरी भी, और उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन कि लेट्स से 40% लोग जो है वो कह रहे हैं मरियम नवाज की ये वाला बयान ठीक है, 20% लोग कह रहे हैं कि जी इनका जलसा बहुत अच्छा था, 30% कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सेगमेंटाइज कर देगा बेसिकली जी। और डेटा वेरिफिकेशन टूल नहीं है ये। वो असल में देखिए उसमें हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने ये वाला अपना टूल इनिशियली गाजा में भी डिप्लॉय किया था। पहले हमने वहां पे किया था, इलेक्शन में तो हम अभी लेके आए इसको। और वहां पे मसला ये हो जाता है कि जब हम वेरिफिकेशन में चले जाए ना कि समझे फेक न्यूज़ है नहीं है, तो वो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें लगता है कि जेन्युइन न्यूज़ है जो समझे गाजा से आ रही थी, मगर इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज जो है वो बार बार कह रहे थे ये फेक न्यूज़ है। तो वो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब किसी को ये नहीं पता कि फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, ग्रे न्यूज़ है। वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसको आपने टच नहीं किया। ठीक है, ठीक। हमने एक्चुअली उसको किया है डिफरेंट तरीके से। हमारा उसके ऊपर ओपिनियन ये कि हम यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एनालाइज करके। अब आगे ह्यूमन जो बैठा हुआ है ना, चाहे वो आपका जैसे ज्यूइश है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, उसके ऊपर वो डिसाइड करे कि यार ये ठीक है नहीं है, बट हमारा काम है उसको सारे नैरेटिव्स प्रेजेंट करना। सो जब हम गाजा में भी कर रहे थे तो हमारा गोल ये था कि जो हमारी फॉरेन मार्केट के लोग हैं वो जहां आपका प्रो इजराइली नैरेटिव देख रहे हैं, वो वहां पे प्रो गाजा नैरेटिव भी देखें कि यार उनके लोग क्या कह रहे हैं, या हमास का भी देखें। दैट इज आवर जॉब। बाकी ह्यूमन की अपनी डिसीजन है, उसने डिसाइड करना है, हमारा काम नहीं है वो। सही है। अच्छा हुसैन साहब, ये भी बताएं कि आपने ज़ाहिर है वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और उसको भी आप बड़ा कीनली फॉलो करते हैं। हमने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था EU डिसइन्फो लैब पे, मुझे आज भी याद है कि उनकी तरफ से जो इंकशाफात हुए थे और वो सारी उनके हवाले से जो भारत के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ इंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी, तो उसके हवाले से उस वक्त भी एक चीज़ रह गई थी। आज मैं चाहूँगी हम वो बात करें क्योंकि आपका जो डैशबोर्ड है उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो बॉट्स हैं, उन बॉट्स के ऑपरेट करने का क्या मैकेनिज्म है, और बॉट्स क्या वाकई एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, कम हैं, 15-20 होंगे, या लाखों हज़ारों बॉट्स होते हैं जो किसी नैरेटिव को सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ख़ास तौर पे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं? बॉट्स की क्या रियलिटी है? शिफा, मुझे याद है मेरी आपसे लास्ट टाइम ये बात रह गई थी तो कंप्लीट करता हूँ। देखिए, बॉट्स जो हैं वो एक रियलिटी ज़रूर है, एग्जिस्ट करते हैं, मगर सोशल मीडिया स्पेस और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। जब से इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है ट्विटर को, उसके ऊपर बॉट एक्टिविटी नेक्स्ट टू जीरो हो चुकी है। 2017, 18, 19, 20, 21 तक आपके बॉट्स फिर भी थोड़े बहुत थे।
इस वक्त अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि जी बॉट्स चला रहे हैं नैरेटिव या बॉट्स पूरी दुनिया चला रहे हैं, तो मेरा उसके ऊपर जवाब सिंपल सा ही होगा कि मेरे ख्याल में थोड़ा अपडेट कर लें इन्फॉर्मेशन। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बॉट्स जो है वो चला रही है सब कुछ, तो फिर अमेरिका जितना बड़ा पावरफुल मुल्क है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप इस वक्त देखें हमारे डेटा हमारे टूल से ही देख लें, तो जो प्रो गाजा सेंटिमेंट है वो आपका 10 टाइम ज्यादा है दुनिया में। अगर विदाउट बॉट्स, ये बात विदाउट बॉट्स मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर देखिए अगर तो बॉट्स चल सकते होते तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और इसराइल जो प्रो इसराइल नैरेटिव को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो बॉट्स बना के आपका चेंज कर लेते नैरेटिव। देखिए बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है वो आप कह देते हैं जी ऑर्गेनिक है, जो चीज़ आपके हक में नहीं होती या आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो बड़े आसानी से आजकल जो है वो लीडरान पॉलिटिशियन कहते हैं जी ये तो बॉट एक्टिविटी है। वो इंसान है, लोगों की वॉइस है, उनको ये कह के रिजेक्ट करना कि ये बॉट है मेरे नज़दीक वो गलत है। हाँ, बॉट ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं मगर उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अब वो वाली नहीं है। और दूसरी सबसे इसमें बड़ी बात ये है कि आपके प्लेटफॉर्म्स ने बड़े अच्छे मैकेनिज्म्स बिल्ड कर लिए हुए हैं टू डिटेक्ट बॉट एंड टू टेक डाउन बॉट्स। सो अब वो बॉट वाली बात नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा है आपका सोशल मीडिया पे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त आपने क्लैरिफिकेशन को बहुत सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। थैंक यू हुसैन नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलाइजेशन आपके प्लेटफॉर्म के जरिए बताई, और लोगों को चाहिए कि वो सही डिसीजन मेकिंग करें और उसके लिए जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, और एक सबसे बड़ा टूल आपका दिमाग है, जहन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फिर वोट डालिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुल्क में बड़ी हलचल है, इलेक्शन सर पे हैं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवरे और अगले 5 साल किसी ऐसी पार्टी के हाथ में दिए जाएं जो हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे डाले, यहाँ से निकाल के कहीं बेहतरी की सूरत पैदा कर सके। सो जिस उम्मीदवार से भी आपको उम्मीदें हैं या आपको उन पर भरोसा है या आप समझते हैं कि वो उनके वादे सच्चे हैं, उठिए और उठ के वोट डालिए। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, उठिए और अपने हलके का पता कीजिए, अपने उम्मीदवार के निशान को अच्छी तरह पहचानिए और जाकर उसके ऊपर वोट दीजिए, ताकि हम भी अपने इस हिस्से में शामिल हो सकें जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। वेलकम बैक जी। इलेक्शन मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। और अब जो सेगमेंट है उसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ अदाकारों से। बात करनी है हमने टकसाली गेट की। जी, टकसाली गेट इज़ वन ऑफ दोज गेट्स जो कि अंदरून शहर लाहौर के गेट्स हुआ करते थे, दिल्ली गेट या जिसको दिल्ली दरवाज़ा या इसी तरह टकसाली दरवाज़ा। तो ये बहुत सारे दरवाजे हैं जिसमें से एक है टकसाली गेट। जी, और अब टकसाली गेट के नाम से एक फिल्म है जो कि रिलीज़ होने जा रही है। 16 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। वेलकम मेहरबानो, उमर आलम एंड शहरयार चीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जी, वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आइए आइए, जहाँ जगह मिले बैठ जाए। बहुत बड़ा सोफा है अपना, बहुत ही मजेदार। आपने बड़ा बजट खर्च किया है इस सोफे पर। लग रहा है पूरा दूर बैठ गए, टेलीफोन कॉल करनी पड़ेगी भाई। नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपने भरा लगे ना। फ्रेम बन रहा है, ठीक है या सही है? चलो ठीक है, जबरदस्त। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है आप लोग? बेहतरीन, आप बताइए। गुड भाई। प्रोमो तो बड़ा जानदार शानदार कमाल का है, बड़ा इंट्रीगिंग प्रोमो है। समझ उसमें नहीं आ रही कि स्टोरी लाइन क्या है। कोशिश की है हमने कुछ ज़रा बेहतर चीज़ बनाने की, और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए, लोग इसको देखने भी आए सिनेमा में। इंशाल्लाह एंटरटेन भी होंगे और एक मैसेज भी हमारी जो आवाम है उनको मिलेगा। कॉम्बिनेशन है, एंटरटेनमेंट भी और कमर्शियल भी है और आर्ट भी है। ये आर्ट मूवी लवर्स के लिए भी फिल्म होगी और कमर्शियल जो मासेस में भी हैं वो भी लाइक करेंगे इंशाल्लाह। सही। मेहरबानो, आप इस फिल्म में कमर्शियल है या आर्ट है? मैं इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करूंगी, क्योंकि या इसमें साइंस है कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक फिल्म को इस तरह से कैटेगराइज करना चाहिए कि आर्ट है या कमर्शियल है। मेरा ख्याल है कि इस फिल्म में वो सारे गुण हैं जो कि एक अच्छी फिल्म में होने चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट शुड मैटर। जहाँ पर आप कमर्शियल होने की बात करते हैं वहाँ पर इस फिल्म में गाने भी हैं, और इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रंगीन किस्म के कैरेक्टर्स हैं।
तो मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट पैकेज है। अच्छा, रंगीन किस्म के कैरेक्टर तो हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप नैयर इजाज साहब की बात कर रहे हैं ना? आप लोगों की बात कर रहे हैं वैसे। तो हम कहते हैं ना कि जो आने वाले को वेलकम और जाने वाले को गुड बाय, ये हमारी जिंदगी का फलसफा है। आप हमारे लिए मोतबर तरीन हस्तियां हैं इस वक्त, हमारे मेहमान हैं। और एक्टर्स जो हैं वो तो वैसे ही, आर्टिस्ट जो है वो वैसे ही एक अलग अलग दुनिया के लोग होते हैं, अलग दुनिया की मखलूक होती है, तो उनकी इज्जत और एहतराम तो फर्ज होता है। बहुत शुक्रिया, मैं मानता हूँ, बहुत जरूरी है। मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये बताएं मेहरबानों, और फिर एक एक करके हम आते हैं कैरेक्टर्स पे भी, कि आपका कैरेक्टर और इस फिल्म की स्टोरी लाइन दोनों को थोड़ा थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा ऐसा कि वो टीजिंग भी हो और कुछ। जरूर, वैसे तो मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकती, लेकिन पड़ी है आपको फिल्म नहीं ये प्रोमो में नजर आया है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है, बहुत ग्रिटी फिल्म है। और मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कैरेक्टर के बारे में कि क्योंकि ये सेंट्रल कैरेक्टर है, इसी के साथ जो वाक़या पेश आता है, इसी के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है। और ये बेसिकली जो कैरेक्टर्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं रिवील करूंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो जगह है जहाँ पर ये सेट है फिल्म, यानी कि टकसाली गेट, अंदरून लाहौर, वो खुद ही एक कैरेक्टर है। खानों में क्या खाया शूटिंग, ड्यूरिंग शूटिंग? चलो भाई नाज़रीन, बात जरा कुकिंग प्रोग्राम की तरफ चली गई है। अंदरून शहर लाहौर के खाने आर अमेजिंग, और लोग बार बार से दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। इनको तो मौका मिल गया वहीं बैठ के फिल्म बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने भरपूर जितना फायदा उठा सकते थे हम उससे, उस लोकेशन का इस्तेमाल करने का। हमने कहा कि हमें आज, हम फिर उनसे पूछते थे जो लोग वहाँ के रिहायशी थे करीब करीब जो आए हुए थे, हमने कहा क्या मिलता है यहाँ से? अच्छा ये वहाँ फलां जगह से वो मिलता है। हमने कहा बस ठीक है, आज वो आएगा। फिर दूसरी दफ़ा किसी और से पूछा क्या मिलता है? अच्छा वो कहते वो यहाँ से यहाँ ये मिलेगा आपको। फिर वो बताता इनको मैं था, क्योंकि मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ, कराची से हैं, इस्लामाबाद से, तो मैं कहता था ये भी मंगवाओ, ये भी मंगवाओ। तो ये तो आप 3 अलग अलग शहरों नहीं, मैं लाहौर से हूँ। आपने क्यों पार्टी बदल ली फौरन? नहीं, मैं अब इस्लामाबाद में रहती हूँ क्योंकि मेरी शादी होकर ये मैं लाहौर से पढ़ी, मैं NCA में हूँ, तो मतलब मैं भी बहुत अच्छी तरह से उस एरिया से वाकिफ हूँ, लेकिन इनको ज्यादा पता बिकॉज बाहर शहरयार, आपका रोल और आपके रोल की क्या चाहत है इस फिल्म में? जैसे मेहरबानों ने कहा कि रिवील नहीं कर सकते हम, ये आपको 16 फरवरी को जाके थोड़ा बहुत तो बताया ना, मतलब फिर हम आपसे पूछेंगे और सुनाएं क्या हाल चाल है आपका फेवरेट। अभी आपने मेहरबानों को कहा कि आपने बहुत मार खाई है, इन्होंने ऑफ स्क्रीन बहुत मारा है, और ऑन स्क्रीन आपको लगेगा कि हम मार रहे हैं। ऑफ स्क्रीन मारती है मुझे और भाई, और नहीं आपको नहीं, मुझे। क्यों भाई? आपको पता है मैं तो मशहूर हूँ इस तरह के कैरेक्टर्स करने के लिए। मैंने अभी आपके आने से 2 लम्हे पहले अवैस होगा, मैंने कहा ये कैरेक्टर्स में ऐसी ही होती हैं, पता नहीं, मैं ये पूछूंगी कि ऐसे कैरेक्टर्स क्यों इनको मिलते हैं मेहरबानों को। एक्सट्रीम, मैं बता, एक सेकंड अभी देखें। अच्छा कैमरा क्लोजअप करें उधर स्क्रीन पे देखें। हमारे साथ मेहरबानों पार्ट 2 है। अच्छा अभी आप देखेगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और उसके बाद थप्पड़, और इतना एग्रेसिव किस्म का एक पैशनेट रोल होता है, मोस्टली ड्रामाज में देखें या मूवीज में, तो खैर अभी हम देखेंगे तो इसमें कैसा है। क्या वजह है? Why do they select you? मेरा ख्याल है कि ये उन डायरेक्टर्स की और उन प्रोड्यूसर्स की और जितने भी लोग हैं, शो रनर्स, उनकी ही मर्जी है। मेरा ख्याल है उन्हें मुझ में कुछ नजर आता होगा, क्योंकि देखिए आम किस्म के कैरेक्टर्स मुझे करने का कोई शौक नहीं है, मजा नहीं आता। ये तो मेरे ख्याल से ये मेहरबानों की अच्छी बात ही है कि उसको इस तरह के चैलेंजिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर कैरेक्टर में जाके करना, ये सबसे मैं आपको बताऊं, जब मैं बचपन में थिएटर भी किया करती थी, तो क्योंकि हम एक ऑल गर्ल्स स्कूल थे, LGS में पढ़ती थी मैं, तो वहाँ पे मुझे हमेशा लड़के का कैरेक्टर मिलता था, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत भारी भी है और बहुत, और यहाँ फिर मुझे जन्नात का कैरेक्टर मिलता था, मुझे चुड़ैल बनाया जाता था, लिटिल चुड़ैल, नॉट द TV शो दैट आई डिड, लेकिन मतलब इसलिए क्योंकि मेरी आवाज़ भी बहुत भारी है और बहुत रोब है उसमें, आई गेस। जबरदस्त भाई, ऐसी आवाज़ हो तो फिर क्यों ना जिन बने के लिए एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बंदे खुद ही दूर दूर होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए फासला, देखें कितना फासला है। वही ना, इसलिए तो ऑफ स्क्रीन मार खाई है सबने। इस बात पे मारा इन्होंने यार, बताएं भाई। एक सीन था हमारा कि मैंने इनको पकड़ा हुआ था। जरा देख के, देख के सर, तो बह जाते हैं अक्सर, मैं काफी शोज में बह गया हूँ। तो मैं मतलब जिस सामने अभी ट्रेलर में देखा है, तो मैं इनको पकड़ा हुआ है, मतलब कर रहा हूँ कुछ, तो आयशा जी पीछे से आई हैं, वो जो जिससे कपड़े धोते हैं, मीन्स वो वाला डंडा था, और मार रही हैं पीछे से। मैं सीन में इतना था कि मैंने बाद में जब मैंने अपना देखा ना, तो आवाज आ रही है मुझे, ठो ठो ठो।
तो मेहर बानो ने एक थप्पड़ मारना था मुझे, तो वो रियल थप्पड़ फिर खाने पड़े मुझे, डायरेक्टर को रियल चाहिए था काफी। ओहो। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं इनका हाथ देख लें, है छोटा लेकिन लगता बहुत, भी आवाज लेकिन लगता बहुत पड़ता ज्यादा हो जी, इसलिए। चीमा साहब का मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस था ना, तो इस वजह से इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी जोर से लगेगा। किसी खातून से मार खाने का पहला एक्सपीरियंस। भाई और भाइयों से खाइए पहले। नहीं भाई है नहीं, अकेला हूं मैं। नहीं खातून के भाइयों से। नहीं वो नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा हाँ, उमर आपका कैरेक्टर। इसमें मेरा कैरेक्टर बेसिकली मेरे कैरेक्टर की वजह से ही जो कुछ इस फिल्म में हैपनिंग हो रही है वो इस फिल्म में जो वाक़े हो रहे हैं वो सब मेरे कैरेक्टर की वजह से हो रही हैं इसमें। और एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, मैं ये कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, जिस तरह से लोग अक्सर मेरी पर्सनैलिटी को कहते हैं कि बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें आपको प्रॉपर एक वो लाहौर का जो इस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं ना, उस तरह का आपको एक कैरेक्टर दिखेगा। वो बात भी उसी तरह से करता है और चाल भी उसी तरह। एक लव स्टोरी है जो कि पाया तकमील तक नहीं पहुंची। वो कहते इसको अभी परसों इसने मुझे बताया कि एक जुमला इसे मैंने कहा था जिसमें ये कहता है कि अभी जाके देखते हैं, पूछ लेते हैं उनको ऐसी की तैसी उनकी। मैंने कहा बैठ जा तू एडा तू शफकत चीमा। उस तरह करके वो हमने एक रखी है। ये डायरेक्टर साहब की हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो कह रहे थे कि मुझे ये स्टोरी लगनी चाहिए कि हम टकसाली बेस ही हैं सारे, हम लोग उसी एरिया में रहते हैं, ना कि इस तरह से नहीं लगे कि बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि मैं एक पंजाबी हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मुझे वाकिफ़ भी हूँ इनके हद्दो हाल से, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया इस चीज़। अच्छा, अब चूंकि आपने शफकत चीमा साहब का नाम ले ही लिया है, तो बजाय इसके कि हम इस चीज़ पर आते, आपने वो बात करके उकसा दिया है मुझे कि मैं शहरयार की तरफ जाऊं। शहरयार, दुनिया को बताओ कि शफकत चीमा साहब की क्या अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में। मेरे लिए सब कुछ वही है। बिल्कुल। और इनको देख के इंस्पायर होकर एक्टर बने। उनको शफकत चीमा साहब आपको देख के एक्टर बने? नहीं वो नहीं, मैं उनको देख के बना हूं, क्योंकि वो रिश्ता बताएं। मेरे फादर हैं शफकत चीमा। बिल्कुल, मैं अभी इस पर आना चाह रहा था लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया। और आपके पता नहीं क्यों रिलक्टेंट थे बताने से, शफकत चीमा इज द ओनली मैन इन पाकिस्तान जिसने विलन के रोल में भारत को टक्कर दी है। उनके पास बहुत है, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, फलाना ढिमकाना, उनकी पूरी लिस्ट है। और इधर वी जस्ट हैव शफकत चीमा साहब, सो ही इज अ लेजेंड। लेजेंड, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले फेंके आप आगे। यही बात करूंगा कि इन द हिस्ट्री ऑफ द फिल्म जो है, कोई एक्टर ऐसा नहीं है अभी तक जिसने 955 मूवीज कर चुके हैं। ये बात इन द हिस्ट्री। और उनकी मैं बुक लिख रहा हूँ, साथ साथ कैरेक्टर्स, उनके नाम, फिल्म्स के नाम। अच्छा। और इंशाल्लाह जल्दी वो मैं कौन सा कैरेक्टर आप कभी रीडू करना चाहेंगे खुद से? पहले भी मैंने एक चैनल पे यही बात की थी, बोल फिल्म थी, जो कि मुझे अभी तक वो उनका बिल्कुल पाए खाना वो रियलिस्टिक बड़ा उनका रियल था। और ये इस फिल्म में भी मैंने उसे थोड़ी सी गाइडलाइन ली थी, क्योंकि मैंने उस इलाके की बोली बोलनी थी, तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे वो एक्सेंट भी बताया और बड़ी हेल्प। थोड़ा बताएं ना, हमें भी बताएं ना एक्सेंट थोड़ा सा बताएं। कौन सा बताइए डायलॉग कौन सा? आप तीनों हैं किसी सीन में, तीनों आपस में कम्युनिकेट हाँ बिल्कुल। वो सीन अगर हमने वो नहीं पूरी फिल्म यहाँ पे मसला हो जाएगा। अच्छा, चलो कोई और डायलॉग, चलो कोई भी अपनी सिंगल लाइन दे दो। हाँ, एक था मेहरबानों पर छत पे होती है और मैं जाता हूँ, तो कुछ वो डांस था इनका, थोड़ा सा वो था, तो मैं इनको जाके कहता हूँ कि थोड़ा सा था या पूरा था? हाँ डायलॉग। हाँ, वो डायलॉग भी देख के, क्योंकि वो सेंसर हो रहा है, हम टीवी पे बैठे हैं ना भाई। ये फिल्मों में आजकल बड़ी ऐसी चीजें आ रही हैं जो बड़ी सेंसर करनी पड़ती हैं यार। मुजरा वाला तो बोल सकता हूँ, कोई मुनासिब लगा लेना। हाँ मुजरा बोलना है उसमें, बस एक लफ्ज है मुजरा, तो ऊपर जाके लफ्ज तो काट देना। नहीं काट दूंगा, वो मैंने पहले ही सेंसर कर दूंगा। अल्लाह खैर करे जी। अल्लाह खैर करे। भजन इजाजत है, चले बिस्मिल्लाह। कहता है वाह जी वाह, आहा बड़ा स्वादी मुजरा चल रहा है। शफकत चीमा के गुफ्तगू से हम शफकत चीमी की तरफ आते हैं। अभी विलन से कम नहीं है वैसे, अगर हम बिल्कुल ड्रामाज और भी बात करें। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी मतलब है इतनी सख्ती मिजाज में या नहीं? वो एक सॉफ्टी नहीं, ये इसकी हम जो है हम गवाही देंगे। बहुत स्वीट और बहुत ही टेंडर किस्म की खातून है, बड़े अच्छे तरीके से मिलती है सबको। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। एक पर्सनैलिटी नहीं वो यही है कि अगर आप ज़्यादा बात करने की कोशिश करें तो फिर ये थप्पड़ से जवाब दे देती हैं, नहीं तो वैसे अपने आप में रहने वाली और बड़े अच्छे तरीके से तमीज़दार खातून है ये। असल में इस बात पर यकीन रखती हैं कि देखो, ज़बान से अगर आप किसी को तकलीफ पहुँचाए ना तो हमेशा उसका असर रहता है, इसीलिए बंदा मार मोड़ के कैसे पता है ये बात? सही बात है। वैसे सबसे जो में एक वेपन है वो
ज़बान ही होती है, इसीलिए हम कहते हैं ना ये थप्पड़ मार के फैसला करते हैं, छोड़ो यार इसको। इसलिए तो वो गाना नहीं सुना हक किधर है हमारी फिल्म का, वहाँ तो क्या इसलिए तो हक ले रही हैं, हक किधर। अच्छा नैयर इजाज साहब के बारे में बताएं जो बाकी हाँ, कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि seniors कास्ट तो इतने फिल्म की legendary। इतनी सॉलिड है कि वो देख के अभी अंदाजा हुआ कि भाई ये तो दिस इज अ मस्ट गो। नैयर साहब हमें हमेशा गाइडलाइन करते रहे हैं, और हर मतलब सीन में अगर उनसे कुछ पूछना हो तो वो उसी टाइम खुद आके कि यार ये ऐसा करो और ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ। और बड़ा उनसे सीखने को मिला सेट के ऊपर। उनका क्या कैरेक्टर है फिल्म में? ये वो बताएंगे। मेहरबानों के फादर का। अच्छा, और एक इतना बोलोगी कि एक बहुत ही बीबे इंसान का कैरेक्टर है जो कि बहुत हटके है उनके रेगुलर कैरेक्टर्स के साथ, मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने ऑप्ट किया ऐसे कैरेक्टर के लिए जिसके लिए वो अक्सर इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं करते होते हैं, मेरा ख्याल है। आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि नैयर इजाज साहब पे तरस आ रहा है आपको। हाँ, बिकॉज़ वो हमेशा विलन का गुस्सा आता है उनको देख के, उनके कैरेक्टर्स को देख के। मतलब वो उस दिन भी हम किसी जगह इंटरव्यू दे रहे थे तो वो कह रहे थे सर आज तक आपने जो है थप्पड़ मारे हैं, इस फिल्म में आपको पहली दफा थप्पड़ मारा, कैसा महसूस हुआ? क्या जी कैरेक्टर था उसमें, क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर की डिमांड थी तो वो खाया। फिर जिन्होंने मारा था उन्हें बाद में सर माजरत क्योंकि अब वो उनको पता है उनकी पर्सनैलिटी ये कैसी है, आवाज़ की गरज उनकी बेहतरीन, वो भी हाँ वो उस तरह से मासूमियत में भी कहते हैं तो बंदा वही कहता है सर ठीक है नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। इंस्टीट्यूट है वैसे वो एक्टिंग का, इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। अब मैं बताना चाहती हूँ एक्टर्स को कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है इतना टाइम मुझे हो गया कि अब मैं बता सकती हूँ। अच्छा, सबसे मुश्किल डायरेक्टर कौन था जिसके साथ आपने काम किया? क्योंकि आपने टेलीविजन पर बहुत सारा काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, कौन सा डायरेक्टर सबसे मुश्किल और जिसने कभी डांट दिया हो और आप बस हिल गई हो? मुझे तो एक ही बारी मेरा ख्याल है सही वाली डांट पड़ी है, वही मेरे मेंटोर हैं सरमद खूसर, जिन्होंने मुझे मेरी ब्रेक दी थी। उन्हीं ने वही मुझे लेके आए, उन्होंने मुझे डिस्कवर किया, उन्होंने ही मुझे पहली बार डांटा और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे नहीं डांटा क्योंकि वो एक ही डांट काफ़ी थी, उसके बाद मैं सुधर गई। अच्छा, वो किस बात पर डांटा था? मेरे से एक्टिंग नहीं हो रही थी उस दिन, नहीं हो रही थी उस रात, एक्टिंग नहीं हो रही थी। मैं काफ़ी छोटी थी तब, मेरे से नहीं हो रही थी। बस मैं थिएटर करती थी ना, तो जो ही आप एक इंसान थिएटर से फिर आता है स्क्रीन के सामने, वो भी टेलीविजन, तो जाहिर है मैं अगर मुझे कहते थे कि टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, मैं इतना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड लेती थी कि मैं कि जैसे मैं 1500 लोगों के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, बड़ा सा स्टेप। वो कहते हैं क्या कर रहे हो, किधर जा रही हो, इतना बड़ा क्यों स्टेप लिया? तो फिर मुझे छोटा स्टेप लेना सिखाया उन्होंने। तो जरूरी होता है उस कैमरे के लिए एक्टिंग करना और थिएटर के लिए एक्टिंग करना डिफरेंट है ना, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी जब इस तरह से स्टार्ट किया था थिएटर के बाद, जब पहला ड्रामा कर रहा था मैं, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो है विस्पर करना है, फोन पे आप बात कर रहे हैं और विस्पर करना है। थिएटर का विस्पर तो आखिरी थिएटर का विस्पर जो है वो सर हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा रुक जा विस्पर करना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, दोबारा करते हैं। हाँ सर हो गया काम, कोई ऐसा मसला नहीं। कहता भाई रुक जा, माइक तुम्हारे यहाँ पे लगा हुआ, बिल्कुल आराम से वो वाला विस्पर करो तुम। मैंने कहा सर ठीक है मैं विस्पर ही कर रहा था अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि ये एक मीडियम शिफ्ट जो है ना, वो उसको बहुत टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में उस लिहाज से। तो इनको जो डांट पड़ी थी वो मेरे ख्याल से वो सही डांट काम आई है। और आपको कभी पड़ी? मुझे डांट इस तरह से नहीं पड़ी कि मतलब यानी कि क्या हो ही नहीं रहा तुमसे, वो इस तरह से होता था कि भाई कर लो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मुझे वो समझाने वाली बात में उन्होंने कहा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कर लो, सीख लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो इस पर। मैंने कहा ठीक है। थिएटर में किसके साथ आपने काम किया डायरेक्शन? थिएटर में हमने दावर महमूद के साथ काम किया बहुत। हारिस मकसूद वाला सारा हारिस मकसूद जिनके साथ मैंने पहला थिएटर किया था अपना, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और नेफा के कुछ लोग हैं कराची में, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बड़ा बेहतरीन मजेदार एक्सपीरियंस रहा ये भी। आप तो घर में ही एक्टिंग देखते होंगे और एक्टिंग करते होंगे। बिल्कुल, मेरे वो टीचर भी हैं और सब कुछ उनसे सीखा। उनकी कौन सी डांट याद रह गई आपको? मेरी फर्स्ट फिल्म थी जियो सर उठा के, जिसमें मैं लीड पे था। जियो सर उठा के जी, जिसमें बाबर अली सर थे, नैयर इजाज साहब थे, ठाकुर साहब थे। नैयर इजाज साहब विलन थे, बाबर अली भी विलन थे उसमें। अच्छा। मतलब वो एक रोल था ऐसा। 2018 में आई थी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं यूनी से वापस आया था यूनिवर्सिटी से, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये फिल्म करनी है। अभी कुछ भी नहीं सीखा था ना, मतलब कोई एक्टिंग क्लासेस ली ना कुछ किया। तो 3 दिन बाद मैं सेट पे था। तो अबू ने जो सिखाया फिर उनको मतलब देख के, क्योंकि मैं उनको देखता बड़ा था। मैंने पूछा डांट का। हाँ, डांट इधर उधर वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर हैं। अच्छा। वो बड़ा उनका वो है ही नहीं है। आपको ऑन स्क्रीन लगते होंगे कि लेकिन वो माशाल्लाह कुरान हाफिज हैं। बिल्कुल, और बड़ा बहुत ही काइंड हार्टेड। कभी भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से इसको फिल्म के सेट पे डांटनी पड़ी। उल्टी हरकतें जो घर में की होंगी ना, उस पे डांट तो पड़ी होगी। एज अ फादर जो उनका रोल था। अच्छा, अब
होता क्या है, विलन है, ठीक है जी। अब लोगों के जहनों में विलन का एक इमेज है जी बिल्कुल, और लोग ये समझते हैं कि ये हकीकी जिंदगी में भी वैसे ही विलन ही होगा। नहीं, बहुत नहीं, सारे लोगों का ये मानना। बिल्कुल। अच्छा, और विलन की जो हरकतें होती है फिल्मों में वो भी कोई ऐसी नहीं होती कि जो प्रेजेंट की जा सके किसी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। आपने कभी अब्बा के साथ बैठे, अब्बा जी एक ही कीता है नहीं जी, वो बहुत ही अच्छे इंसान और नेक इंसान है, या दिल, कभी दिल के भी स्कूल बड़े में साफ। कॉलेज में लोगों ने कहा है आपके वालिद साहब मैं ये क्या आपको करते ना हैं? एक वाकया बताता हूँ कि कितने को सीधे मतलब सीधे इंसान है कि मेरी पोजीशन आई स्कूल में 13th क्लास में, बच्चे 30 थे और 13वें नंबर पे मैं आया। उन्हें पता चला कि यार मेरा बेटा पास हो गया, मतलब छोटा था मैं, तकरीबन आई थिंक 10 साल का होऊंगा, 10-11 साल का। तो अब वो ढोल लेके आए हैं, मुझे हार पहनाए और मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ है। एक अखबार था हमारा, उस पर भी आया था जिना में। अच्छा, तो उस पे मुझे ऐसे बिठाया कि मेरा बेटा पास हो गया। अब लोग देख रहे हैं, चीमा साहब ने अपने बेटे को कांधों पे उठा, लोग कह रहे हैं चीमा साहब आपका बेटा फर्स्ट आया या कुछ ऐसा। एनुअल डे था तो नहीं मेरा बेटा पास हो गया। तो बस इतना मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं हाँ बिल्कुल अकलौता भी हूँ, 5 बहनें हैं माशाल्लाह, और इसलिए ज्यादा मतलब मुझे मिलती है, टेंशन भी मिलती है और प्यार भी मिलता है। दरअसल पास भी थोड़ा टाइम के बाद हुआ था ना। नहीं मतलब इतना मतलब प्यार और इतना सीधे वो वाली खुशी थी। वो हमारी फिल्मों में नहीं होता था, मोहम्मद अली साहब आके अपनी वालिदा से कहते थे माँ मैंने मैट्रिक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। लोग सोचते थे कि ये बहुत देर से किया है, पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो अब ये फिल्म तो खैर आनी है 16 फरवरी को, तो लोगों ने जाकर देखना है इस फिल्म को, बिल्कुल जरूर, और लोग देखें और फिर उसके बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भरमार कर दें मैसेजेस की कि भाई कैसा लगा। बिल्कुल। और ये भी बताएं कि ये जो इंटरव्यू आप लोगों ने दिया था एक न्यूज़ पर, ये तो बहुत आला था, ये आपने कहना है बहुत आला था, ठीक है, ये बता दें हम लोगों को। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्योंकि कल एक बहुत बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख, मेरे ख्याल से हमें फिर चलना चाहिए। इलेक्शन है, वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? वोट डालना जरूरी है, ये हम लोगों को बता रहे हैं आज। बता रहे अब क्यों जरूरी है ये हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, आर्टिस्ट से हम ये पूछ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनका एक इन्फ्लुएंशियल अभी सुबह में हमारे खालिद अनम साहब से भी बात हुई और हिना ख्वाजा साहिबा से भी बात हुई। वोट डालना ज़रूरी है, लोगों को हमने इंस्पायर करना है। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती या आप इलेक्शन में खड़ी होती, क्या निशान होता आपका? शलवार। नाज़रीन, निशानों में खो जाती है आवाम। क्या आपका मंशूर होता? क्या चीज? मंशूर क्या होता? मैनिफेस्टो। वादा क्या करती हैं? वादा क्या आवाम के लिए आप करती हैं? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान तो पीपल्स पार्टी का है भाई, कोई नया हाँ, तो वो पूरा तो नहीं कर रहे ना। अच्छा, पूरा नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं पूरा करती, ये पूरा करती, ठीक है। आप इलेक्शन में खड़े हुए, कैंपेन चला रहे हैं, कैसे चलाते कैंपेन? कैंपेन जिस क्या निशान लेते, कैसे कैंपेन चलाते? मेरा निशान बल्ला ही होता। अच्छा, आप बल्ले वाले। वो तो फिर ठीक है, निशान नहीं है, अब बदलना पड़ेगा निशान। आप गेंद कर ले, फिर गेंद विकेट ले ले, बिल्कुल वही गेंद हो गया, करने, ठीक है, गेंद हो गया। आपने कभी वोट डाला? सर अभी तक तो नहीं, पहली दफा डाली? इस दफा। क्यों नहीं डाला? मैं 18 साल क्योंकि मेरा मतलब जो वोट आया था मेरा, तब मैं कराची जा चुका था, मेरा वोट सियालकोट में था। और ये उन दिनों की बात है जब मेरे को बहुत वो नहीं था कि अब मैं जा रहा हूँ वोट डाल के वापस आ जाऊँगा। ये जाने से पहले सोचना पड़ता था आपको कि अच्छा ये मैनेज कैसे करेंगे, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन इस दफा जो है वो हमारा वोट डालना जरूरी है जी, पूरा इरादा है। तमाम अदाकार भी जो है हमारे वो इस बात पर मुत्तफिक है, वोट डालना जरूरी है। ये हक है आप लोगों का, और हक को इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप फिर मेरे ख्याल से अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। सियासतदान और अदाकार कौन ज्यादा अच्छी अदाकारी करता है? सर सियासतदान। सियासतदान बिल्कुल, इसमें कुछ सियासतदान अगर चाहे तो कभी भी किसी भी अदाकार की रोजी पे लात मार के वो एंट्री कर सकता है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कुछ आपको क्या लगता है शहरयार, ज्यादा अच्छी अदाकारी कौन करता है? सियासतदान डेफिनेटली, बिल्कुल। जितने वो अच्छी एक्टिंग करते हैं ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी, डिफरेंट है ना, पर्सनालिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। आपका भी इस पे हम कमेंट लेंगे। 24 घंटे न्यूज चैनल पे सोप ऑपरा चल रहा होता है उनका। हमारा तो इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है जितना कि उनका लगता है, तो फिर जाहिर है वही बेहतर अदाकार है, उनके लिए अलग से अवार्ड शोज होने चाहिए। पॉलिटिकल अवार्ड्स होंगे, ये अच्छा आइडिया दे दिया आपने, पॉलिटिकल अवार्ड्स होंगे, और पॉलिटिकल अवार्ड्स में आप लोग देखेंगे। मैं होस्ट करूंगी। चलो जी, काम भी पकड़ लिया इन्होंने। अच्छा, हम सियासतदानों का अवार्ड देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का, उमर और शहरयार और महर। थैंक यू आप लोगों की फिल्म के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और कामयाब होगी ये फिल्म इंशाल्लाह, हम भी देखेंगे बिल्कुल जरूर। और जब आप फिल्म बनाएं तो अच्छा एक्टर चाहिए हो तो मुझे बताइए। मैं आप दोनों को याद करूंगी। बस देख लें डायरेक्टर साहब, पास नंबर है ना? बिल्कुल।
सही सही, देख लें डायरेक्टर साहबा, हम कोशिश अच्छी करेंगे। और क्या, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, ये है इलेक्शन मॉर्निंग्स और अब जरा पूरे पाकिस्तान के जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उनके हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गौहर अली साहब हैं लाहौर से, उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम गौहर। अस्सलाम जी गौहर, बताइए लाहौर के हसास पोलिंग स्टेशंस कौन से हैं, क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त हल्का NA 118 में मौजूद हूँ। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा जो हैं वो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी के शाहिद अब्बास हैं और जमात इस्लामी के चौधरी शौकत हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब होती रही है, इसलिए हमजा शहबाज की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम है। इसके अलावा यहाँ जो सूबाई हल्के हैं उनमें PP 148 से मुस्तफा शुजाउर रहमान इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, जो 2002 से मुसलसल MP और 5वीं बार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह 149 से अब्दुल अलीम खान है इस्तेकाम पार्टी के, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। तो इसलिए यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग के लिए बड़ी ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सिक्योरिटी सिचुएशन और जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बारे में हमें बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है उनकी? जी, हसास जो पोलिंग स्टेशन है जो हल्का 118 में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें एक सबसे जो मतलब अलर्ट है वो है इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का एक SOP बनाया गया है और महकमा दाखिला ने इसके हवाले से जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 नाफिज करने के इख्तियार दे दिए हैं। इसके लिए एक आर्डीनेंस जारी किया गया है। पहले ये इख्तियार जो थे पंजाब काबीना के पास थे दफा 144 नाफिज करने के, अब ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो होम सेक्रेटरी पंजाब है वो पूरे पंजाब में दफा 144 जो है वो कहीं भी नाफिज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम जो है बिल्कुल ठीक है, महकमा दाखिला पंजाब ने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। गौहर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे जी और हमें फिलहाल से आगाह कर रहे थे। कराची का रुख करें जी। रजब अली साहब हमें ज्वाइन करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम रजब। जी रजब, बताइएगा कराची में हसास पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से डिक्लेयर किए गए हैं हसास और क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और हसासियत का क्यों कहते हैं कि वो फलां पोलिंग स्टेशन हसास है, इसके बारे में भी कुछ ज़ाहिर है हमारे नाजरीन को अगर आप आगाह कर सकें। देखिए, मजमूई तौर पर कराची में जिस तरह के मुल्क भर के आम इंतखाबात में कराची में जो है वो कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की अच्छा ठीक है, हमारा राब्ता रजब से जरा मुनक़ता हो गया है। लेकिन हसास इलाका है ना, हसास इलाका है तो इस वजह से वहाँ पर थोड़े से होंगे जैमर्स वगैरह के, तो सिग्नल्स का मसला होगा। अब कराची में तो सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी 2 दिन पहले भी, जब पीपल्स पार्टी और MKM के 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ और उसके बाद फिर एक बच्चे की हलाकत भी उसमें। जी रजब, बताइए जी। हसास पोलिंग स्टेशन अच्छा, हम पेशावर इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। हाँ। इस्लामाबाद की तरफ हमें ज्वाइन करेंगे सिद्दीक साजिद साहब, उनसे पूछेंगे इस्लामाबाद का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पीसफुल रहता है, ज़रा डिसिप्लिन होते हैं लोग ज़्यादा। ये तो वैसे भी इस्लामाबाद शहर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर ज़रा पढ़े लिखे लोगों का या डिप्लोमेट्स का या पार्लियामेंटेरियंस का या इस तरह के लोग वहाँ पर चूँकि रहते हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, तो वो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है बाकी मुल्क के शहरों से। खानदगी की शरह के हवाले से अगर देखा जाए कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। लेकिन ये कि बाशऊर जो शख्स होता है वो तो सब्र तहम्मुल का तालीम से ताल्लुक नहीं होता, शऊर किसी में भी होता है और वो शऊर का मुजाहरा हम सबको करना है। इस इलेक्शन के अंदर हमें ये बताना है कि हमने सिर्फ एक काम करना है, घर से निकलना है। बिल्कुल। जो भी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वाले से पकड़ लीजिएगा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म, वो आपको ले जाएगा पोलिंग बूथ तक, फिर उसके बाद पोलिंग बूथ में जाना है, शनाख्ती कार्ड दिखाना है और अपनी मर्जी के उम्मीदवार पर आपने वोट डालना है। ट्रांसपोर्ट किसी की भी कोई मसला नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट कोई पार्टी वाला दे रहा हो तो ले ले, वो भी ले ले उससे भी ले ले, वोट अपनी मर्जी से डाले। बहरहाल हम नुमाइंदों से करेंगे बात और हम थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर हमारे नुमाइंदों से हमारा राब्ता ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ,
और मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सेलिब्रिटीज जो बाकी हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में और वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं और वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन से सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं जी, बताइएगा हमें, ताकि हम उनकी उस तरफ चले तरह से जाएंगे। फिर उनकी तरफ चले जाएं। हाँ, शमून अब्बासी साहब से हमारा राब्ता बस होने वाला है। शमून अब्बासी साहब से हम बात करेंगे और पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त, वो भी अच्छा, उन्होंने भी विलन के कैरेक्टर बड़े किए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। बिल्कुल, ये भी विलन के कैरेक्टर, और वो जो नुक्कड़ पे खड़ा होता है ना, जो लड़कियां छेड़ता है, इस किस्म के कैरेक्टर भी शमून के साथ मैं एसोसिएट करूंगी, क्योंकि एक दो कैरेक्टर शमून के इस किस्म के भी, मतलब उस किस्म के लड़के के थे, नॉट नेसेसरीली कि वो उस फिल्म में या ड्रामे में लड़कियों को छेड़ रहा था, लेकिन वो उस किस्म का, वो जरा एक वो दिखाते हैं ना, एक ऐसा वेरी स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है वो, और बड़े हम्बल तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो मतलब जिनसे वाक़ियत होती है उनकी, और बहुत सारे इश्यूज पे अपनी आरा भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और लोगों को समझाना भी, वो जो एक बाकायदा तौर पे इन्फ्लुएंसर का काम है या किसी आर्टिस्ट एक्टर का काम है कि वो अपनी राय से लोगों में मुस्बत तब्दीलियां लाए, तो वो जी शमून बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा सवाल भाई, वोट डालेंगे? बिल्कुल जी, सिलेक्शन में मैं भी वोट डालना चाहूंगा। ठीक है, वोट डालेंगे। पहले बंदा वोट डाल भी रहा है या अगला सवाल है वही हम खामोश से कह रहे हैं? अच्छा, अब आप तो वोट डालेंगे शमून, लेकिन अब आप क्यों वोट डालना चाहते हैं, ये जरा नाजरीन को भी बताएं कि उनको क्यों वोट डालना चाहिए। जी देखिए, वोटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने ही, यानी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आवाम है, उन्होंने ही डिसाइड करना है कि इस मुल्क को किसने चलना। इस बात से बालतर होके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि सबको अपनी मर्जी के वोट डालने चाहिए और इस सिलसिले में भरपूर तरीके से जो है ना वो अपने आप को कम से कम जो है ना प्रेजेंट करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इलेक्शन डे पे निकले वोट। अब पाकिस्तान की आवाम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकलेगी, वोट डालेगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, उसको क्या करना चाहिए प्रायोरिटी पर? जो भी गवर्नमेंट हो, मुझे लगता है कि बस जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़कों का प्रॉब्लम, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे अगर मतलब नया ध्यान दे रहा कोई, तो मुझे लगता है कि उस गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को भी वोट दे दें, अगर उस गवर्नमेंट में जो है इस बात का शऊर नहीं है कि इन चीज़ों से तरक्की होती है और मुल्क जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो हम आज भी मेरे ख्याल में बहुत सारे जो ममालिक हैं उनसे कई सालों पीछे हैं और बड़ा अफसोस होता है ये देख कर के हमसे जो छोटे ममालिक थे, जो हमसे पहले पैदा हुए और हमसे पहले इस्टेब्लिश होकर डेवलप हो गए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए चीज़ों को आसान किया है, तो टेक्नोलॉजी हो या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ध्यान देना चाहिए और वादे करके गायब नहीं होना चाहिए। जो वादा करें उसको पूरा करें, ताकि लोगों के दिलों में जो है वो अपने वोट की भी जो रिस्पेक्ट है उसकी भी वो भी महसूस कर सकें और वो ये भी महसूस कर सकें जी हमारा वोट ज़ाया नहीं होता। हम जब कभी किसी को वोट डालते हैं तो उसका रिजल्ट सामने आता है। जब एक दफ़ा आप ये रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं अपने वोटर के साथ, तो वो यकीनन पूरी ज़िंदगी फिर आपको वोट देने को तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो इन चंद चीज़ों का ख्याल बेसिकली रखेगी। बाकी तो पाकिस्तान चल ही रहा है, अल्लाह वास्ते इस तरह चल रहा है, लेकिन जो चीज़ जो है वो जो काम जो गवर्नमेंट ने करने हैं वो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट पे करनी चाहिए। तो निकलिए 8 फरवरी को और वोट डालिए, अपनी मर्ज़ी की पार्टी को, अपनी मर्ज़ी के हुकूमत लाने की कोशिश कीजिए। और ये भी एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे मत डाल दिया करें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, शहरी होने के नाते यहाँ हम रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल हमने भी रखना है। गंद, कूड़ा, पोल्यूशन, इन सब चीज़ों को हम खुद भी कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तो जो भी आगे गवर्नमेंट आएगी वो पाकिस्तान के फेवर में होगी और पाकिस्तान को आगे इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शमून अब्बासी नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और वो आपको बता रहे थे कि वोट क्यों डालना चाहिए, हम भी समझा रहे हैं वोट क्यों डालना चाहिए। अब भी अगर कोई ना डाले तो फिर नाजरीन वो अपना जिम्मेदार खुद है। अच्छा, इसी के साथ ये कोई मजाक इस किस्म का हम इधर स्क्रीन पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा नाजरीन, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक और जो मायानाज अदाकार हैं उन्होंने ज्वाइन किया हमें, और सर्जन भी है, प्लास्टिक सर्जन है, बड़ी मशहूर इनकी प्रैक्टिस है और इनसे हम कभी कभी वो जो हुस्न की टिप्स हैं वो भी लेते रहते हैं। तो इनको तो नहीं लेता, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ वैसे मतलब ब्यूटीफुल। फात मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फात, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपनी एक अहम मसरूफियत से। ये बताएं कि हम नाजरीन को समझा रहे हैं वोट क्यों डालें, आप नाजरीन को कैसे समझाएंगे कि वोट क्यों डालें? Really said
You don't have power over outside events. You have power over yourself. Know this and you will know power. इतने लोग कह रहे हैं कि 8 फरवरी को वोट करने का क्या फ़ायदा, फैसले तो पहले से हुए हुए, हमारा वोट तो काउंट ही नहीं होगा, हमारा अगर कैंडिडेट आ भी गया तो वो इतने स्कैटर्ड होंगे, पार्टी कैसे बनाएंगे, इतने वल्नरेबल टू प्रेशर होंगे तो वो तो क्रैक कर जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वोट करने का। ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हमारे इख्तियार में क्या है कि 8 फरवरी को हम अपने घर से निकलें और वोट करें उस कैंडिडेट के लिए जिस पे आपका दिल और दिमाग राजी हो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। सो बैठे रहने से अच्छा है कि एक्शन लें। सो टेक एक्शन एंड वोट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेल सेड के जी, जो चीज़ आपके इख्तियार में है वो तो ज़रूर कर लीजिए, वोट है। बाकी रिजल्ट आना ना आना, आपकी मर्जी का आना, वो मालिक पर छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट बात, जो भी हुकूमत आए उसको क्या करना चाहिए? इस पूरे जहान में जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, गोल्ड नहीं है, ऑयल नहीं है, डायमंड नहीं है, एक ट्रेन्ड ह्यूमन माइंड है। बिल्कुल। मैं रेकमेंड करूंगा और इनकरेज करूंगा जो भी पार्टी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि ये ज़मीन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान वो हर इंसान है जो पाकिस्तान के आइडिया में बिलीव करता है। बिकॉज आज से 1000 साल पहले ज़मीन कुछ और थी, 500 साल पहले मुगल इंडिया थी, 200 साल पहले ब्रिटिश राज की थी, और अभी चंद अरसे से पाकिस्तान है। तो ये ज़मीन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हर वो इंसान है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो मैं गवर्नमेंट को इनकरेज करूंगा कि वो लोगों के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटाइज करे, लोगों की एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करे, इकॉनमी को प्रायोरिटाइज करे, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है, जो हमारी यूथ है, जो हमारे लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, उनको डेवलप करे, उनको ग्रो करे, और फिर देखें कि वो हमें कैसे आगे लेकर जाते हैं। सो मैं इनकरेज करूंगा कि करें। थैंक यू जी, थैंक यू फाद मिर्ज़ा साहब, वाकई बड़ी अहम बात की है इन्होंने कि वो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो देनी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो होता क्या है कि जैसे इससे पहले हमें शमून साहब ने भी ये कहा ना कि भाई वादे करके गायब ना हो जाए। वादे तो होते हैं लेकिन फिर वफा ना हो तो फिर उस वादे का क्या फ़ायदा। तो वादा यही होना चाहिए कि आवाम से आपने उनकी डेवलपमेंट के लिए, की जो इंटेलेक्चुअल और उनकी जो एक्चुअल जो माशरे की डेवलपमेंट है उसके लिए काम करना है, और उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। अब कौन है जी हमारे साथ? अब हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करें, सिद्दीक साजिद साहब, और उनसे इस्लामाबाद की ज़रा सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद और हसास पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात कर रहे थे, तो इस्लामाबाद में भी कोई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं? क्योंकि यूजुअली वहाँ पर इलेक्शन डे पर हालात बड़े कंट्रोल में और बड़े पुरअमन रहते हैं। जी, यहाँ पे इस्लामाबाद में 3 हलके हैं, 46, 47 और 48, और यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद है वो 990 है। जहाँ तक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की बात है तो यहाँ पे हसास जो पोलिंग स्टेशन है वो 1, 2, 3 हैं 123, और इंतहाई हसास जो हैं वो 31 हैं। और यहाँ पर जो है वो मजमूई तौर पर 111 उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह ये बात बताई गई थी कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर जो है वो पाक फ़ौज जो है वो तैनात की जाएगी, और जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो है पुलिस और दीगर जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं वो तैनात होंगी। लेकिन अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो उस पर जो है वो फिर वहाँ पे फ़ौज को भी कॉल किया जा सकता है, वहाँ पे वो क्विक रिस्पांस। तो कुछ पोलिंग स्टेशन को या पोलिंग बूथ को हसासियत का दर्जा दिया गया है? जी बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पे ख़ास तौर पर जो बाराकऊ का इलाका है, उसके साथ साथ बड़ी अमाम का इलाका है, और छत्तर का इलाका है, फराश का इलाका है, और इसके साथ साथ यहाँ पे सुहान का इलाका है ये, और फिर गोलड़ा, तरनौल, ये वो इलाका है जहाँ पे जो कि ये शहरी हदूद से बाहर निकल कर ज़रा वाक़ हैं, और वहाँ पे गुज़श्ता दिनों कोई अमन अमान के हवाले से कुछ वाक़यात भी पेश आए थे। तो उनको देखते हुए जो है वहाँ पर जो इन इलाकों को जो है इंतहाई पोलिंग स्टेशन को और पोलिंग बूथ को जो है वो इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है। जिस तरह मैंने बताया कि मजमूई जो तादाद है इंतहाई हसास की जो है वो 31 है। तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम जो है वो होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस्लामाबाद के हसास और इंतहाई पोलिंग स्टेशन के हवाले से आगाही फराहम कर रहे थे। इनको सुन रही थी जी, तो मैं ये सोच रही थी कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं। ये इलेक्शन हसास है,
मामला हसास है। क्यों? लेकिन इसको हसास ना बनाएं। हाँ वही मतलब इसको नाजरीन ये ठीक है समझे, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कुछ मसाइल ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं ना कहीं हमने धमाके या इस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी हैं, तो उनके खिलाफ हम सब ने लड़ना है। ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है कि वो ही उन जो कुव्वतें हैं बैरूनी कुव्वत, बिल्कुल उनके खिलाफ लड़ें, ये हम सब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अच्छा, और एक और जिम्मेदाराना काम आपने ये भी करना है कि आपने खुद भी ज़रा नज़र रखनी है। सिटीजन्स का भी बड़ा किरदार होता है किसी इलाके की सलामती में और उसके अमन में, तो आपने खुद भी नज़र रखनी है। कोई खामखा कोई ऐसा बंदा तो नहीं आपको किसी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ के आसपास मंडलाता नज़र आ रहा जो कि जिसने कोई चीज़ रख दी, या वो जिसको कहते हैं ना अनअटेंडेड बैग्स, वो इस किस्म की चीज़ें रख दी, तो वो भी आपने रिपोर्ट करनी है, जाके पुलिस को बताएं, वहाँ पर जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको जाकर फ़ौरन इत्तला दें कि भाई यहाँ पर एक कोई सामान ऐसा पड़ा है जो कि अनअटेंडेड है, कोई बंदा नहीं खड़ा उसके साथ। इस किस्म की चीज़ों को भी आपने नोट करना है, सिर्फ वोट डाल के नहीं आ जाना, लेकिन वोट डालना ज़रूरी है। आपने कहा ना कि इस किस्म की चीज़ों को नोट करना है, उससे मुझे बड़ी अहम बात याद आई कि नोट दो वोट लो, नोट दो वोट लो। ये मैं जा रही हूँ, मैं इस किस्म की हरकत और सकनात में बिलीव नहीं करती, सपोर्ट भी नहीं करती। और मोहब्बत की बात ये होनी चाहिए कि अरबी वो ज़बान है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें गुफ्तगू फरमाई, जो उनकी ज़बान है, और उन्होंने ये भी फरमाया कि मुझे अरबी ज़बान से मोहब्बत है। ये भी एक हदीस का मफहूम है। तो मोहब्बत कीजिए इस ज़बान से और सीखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़।